जॉब कर रहे हैं वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैं एक जगह पे स्टक हो गया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दैट व्हाट टू डू। कि यार मतलब अगर नहीं चल रहा ना तो इज्जत से छोड़ दो उसको। मैंने जब जॉब छोड़ी, मैं आई थिंक विद इन 1 year आई वाज मेकिंग मोर प्रॉफिट देन माय जॉब। आपने सोलो फाउंडर के साथ स्टार्ट करा एज अ सोलो फाउंडर, व्हाई? जब कंपनी थोड़ी बड़ी हुई तो हमारे बीच में इतना मतभेद हो गया कि द कंपनी नेवर कोल्ड फीट हो गए, उनकी फट गई थोड़ी सी। ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट्सएप वाज नेवर रेवेन्यू जनरेटिंग बट इट गॉट सोल्ड फॉर $19 billion। 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। व्हाट इफ आई फेल? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अंडर जॉब पे चले जाता दोबारा से। ये आपका पर्सपेक्टिव है, बट जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई तेरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं, आज वही शार्क टैंक का जज है। फेलियर्स पे क्या कहना चाहोगे आप? राम भगवान ने हर बार ये नहीं बोला कि मुझे ही क्यों वनवास के लिए भेजा, जो भी मेरे साथ पेन हुई वो हर सिचुएशन को कामली डील करें, सारा काम मुझे ही करना है। तो आई एम नॉट अ फाउंडर, आई एम अ लेबर। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? राजा की मैनेजमेंट पुअर इसलिए होती है क्योंकि प्रजा से बहुत दूर हो चुका है। यू आर 32 Yeah. and still you are not married. एक वॉरेन बुफे की लाइन है, राइट? यू डोंट एंजॉय द सेक्स व्हेन यू आर इन योर 60s। So hello guys, welcome back to the प्रतीक शो। जैसे कि आपको पता है मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाता रहता हूँ। आज के जो हमारे साथ फाउंडर हैं वो बहुत ही एक अमेजिंग फाउंडर है एंड आपने आई होप उनको शार्क टैंक पे ज़रूर देखा होगा। ही इज़ वन ऑफ द अर्लियर गेस्ट अपीयर ऑन द शार्क टैंक एंड शार्क टैंक में उन्होंने सबसे पहले सीजन 1 में सबसे बड़ी वैल्यूएशन मांगी थी शुरुआती एपिसोड्स में एंड काफ़ी उससे उनको फेम मिला एंड उन्होंने काफ़ी बड़ी कंपनी बिल्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, करोर्स ऑफ वैल्यूएशन, बट ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। तो असल बात जो आपको आज सीखने को मिलेगी, मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट करा है और बिल्ड करा है करोर्स तक, ताकि आपको पता चले कि एक प्रैक्टिकल बिजनेस, एक प्रैक्टिकल स्टार्टअप बिल्ड कैसे होता है, इकोनॉमिक्स कैसे आप डिफाइन करते हो, कैसे वैल्यूएशन गेम चलती है, कैसे आप फंडिंग्स लेते हो, कैसे आप राइट प्रोडक्ट को डिसाइड करते हो, राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट को देखते हो, कैसे आप मार्केटिंग करते हो। तो आज के पॉडकास्ट में आपको स्टार्टअप से रिलेटेड काफ़ी सारे सोल्यूशन मिलेंगे और आपको एक सोल्यूशन और मिलेगा लाइफ को लेके, क्योंकि स्टार्टअप और लाइफ दो एक अलग अलग जर्नी है, बट एक इंसान उनको साथ में लेकर आगे जाता है। तो कैसे उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे उसको एक साथ लेकर चलते हैं, आज हम जानेंगे। तो हमारे साथ हैं साहिल भाई, फाउंडर ऑफ लिवोफाई, एंड मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सीखने में हेल्प करेगा। तो लेट्स बिगिन द शो। सो वी आर हैविंग साहिल प्रूथी ऑन द प्रतीक शो। So welcome bhai, how are you? Thank you so much, Pratik bhai, for having me. I'm doing pretty well and very excited for the podcast and hoping to have a good conversation and share my learnings. So yeah. तो आप ये बताओ that how you started the journey of entrepreneurship? कैसे आपने स्टार्ट करा, कब, कितने टाइम हो गया आपको भी करते हुए? देखिए, आई थिंक प्रतीक मुझे एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव काफ़ी टाइम से था। मतलब ऐसा नहीं कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट मैंने कंपनी स्टार्ट की। कॉलेज डेज से ही मैं हमेशा कुछ ना कुछ, जो बोलते हैं ना, एक चुल हमेशा से थी बेसिकली टू डू समथिंग। मतलब मैं कॉलेज डेज में डिबेटिंग बहुत करता था, थिएटर बहुत करता था, इवेंट होस्टिंग बहुत करता था, मैं इवेंट्स बहुत एंकर करता था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि किसी ने मुझे बोल दिया कि यार साहिल तू एक, उसने मुझे एक स्ट्रीट शो में देखा, भाई वो एक स्ट्रीट डांस शो होता है ना बेसिकली, वहाँ पर मैं इवेंट होस्ट कर रहा था। उसने मुझे वहाँ पर, मेरे कॉलेज के दोस्त ने मुझे देख लिया कि यार ये साहिल तो होस्ट तो अच्छा करता है। उसने बोला कि यार साहिल तू होस्ट बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा एक बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स में मैं जाता हूँ पर मैं जीत नहीं पाता बिकॉज मैं सही से बोल नहीं पा रहा। तो यार तू एक काम कर कि यार तू मेरा पार्टनर बन जा, हम दोनों साथ में प्रेजेंट करेंगे बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन में। तू पूरी प्रेजेंटेशन दियो, मैं बस पीछे बैठ के स्लाइड आगे पीछे करूँगा बिकॉज मुझसे बेचना तो हो नहीं रहा, प्लान मेरा बोलेगा तू, और पैसे हम जो अगर जीते तो हम आधे आधे कर लेंगे। और हमने वो स्टार्ट किया और उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट, तब तक वो बहुत सारे प्लान्स नहीं जीता, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बहुत सारे बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स जीते और एनीवेयर बिटवीन 5 to 20,000 रुपीज़ पर बिजनेस प्लान जीतने के मिलते थे उस टाइम पे। एंड फॉर आई एम टॉकिंग 10-12 ईयर्स बैक इट वॉज वेरी गुड मनी। तो मैं काफ़ी इंट्रीग हो गया कि एक तो मतलब बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं और सिर्फ बोलने के पैसे मिल रहे हैं और प्लान भी मेरा नहीं है। बट उस प्रोसेस में आई थिंक मुझे बिकॉज आई वॉज नॉट जस्ट पिचिंग बट आई वॉज ऑल्सो हियरिंग अदर एंटरप्रेन्योर्स स्पीक ऑल्सो, तो मुझे एक थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया।
यार ये बिजनेस का वर्ल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है राइट। कि लोग एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं। सो कॉलेज में एक थोड़ा सा इंटरेस्ट जागृत हुआ कि यार ये तो मतलब एक इंटरेस्टिंग स्पेस है। फिर मैंने कुछ बड़ी कंपनीज में काम किया जैसे सैमसंग और क्रोनोज। बट अगेन मेरे कॉलेज सीनियर ने मुझे रेकमेंड किया कि साहिल, यू आर अ ब्रेथ काइंड ऑफ पर्सन कि तू सिर्फ एक सैमसंग और क्रोनोज में एक डेवलपर की तरह है, बट यू शुड वर्क एज अ प्रोडक्ट मैनेजर वेयर आपके एंड हाउ यू वर इन एकेडमिक्स? एकेडमिक्स में अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। मतलब अगर आप देखें तो मैं क्लास 10-12 में भी हमेशा आई वाज अबव 90% इन ओके, माय स्कूल एंड मतलब यू बोर्ड। वर गुड एट या एकेडमिक्स, कॉलेज में भी राइट? मेरे हमेशा मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहता था बेसिकली, अरे दैट हमेशा। इज सो ग्रेट भाई। राइट राइट, सो आई मतलब वाज यू वेरी एकेडमिक में काफ़ी सीरियस रहा हूँ बेसिकली कि आई ऑलवेज मेक श्योर दैट माय मतलब यू एकेडमिक्स वर आर अ हार्ड वर्किंग चाइल्ड फ्रॉम yeah, चाइल्डहुड, I राइट? was very sincere. Like even my education, NSIT was one of the top 10 engineering colleges. My AEEE rank was around 8,000 out of 12 lakh people. Yeah. So I've been very sincere in terms of my academics. But I think NSIT में the advantage was that there were so many smart people राइट। कि उनके अराउंड मतलब मुझे लगता था कि यार इनसे इतना कुछ सीखने को है कि उनसे सीखते सीखते मैं ग्रो करता चला गया। सो देन आई बिल्ट अ लॉट ऑफ डायमेंशंस टू माई सेल्फ एंड एंटरप्रेन्योरशिप बीइंग वन ऑफ देम बेसिकली। एक चीज़ है, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने एक चीज़ देखा है, द पीपल हु ग्रो, उनके अंदर एक, शायद अब वो उसको आप ये कह लो कि दैट आपकी डेस्टिनी है, कि दैट आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो, बट हाँ, यू कैन चूज दैट या कि भाई अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो कोशिश करो कि हाँ दैट आप बहुत अच्छे और एक विजनरी लोगों के बीच में रहो एटलीस्ट। या यू कैन ट्राई या कि आप एक अच्छा सर्कल में जाओ, दोस्ती करो अच्छे लोगों से, रदर देन जो आपके लाइक माइंडेड हैं या फिर आपसे कम है। और दोस्ती मुझे ऐसा लगता है कि लाइक माइंडेड लोगों से ज़्यादा हो जाती है। हाँ, आई थिंक मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि आई थिंक मेरे 2 थॉट्स हैं इस पे प्रतीक। एक तो ये है कि आप दोस्ती, आई थिंक जब आप थोड़ा ग्रो करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि दोस्ती ना इसलिए मत करो कि आपको इनसे कुछ मिलेगा। डू इट बिकॉज़ यू लाइक द पर्सन, बिकॉज़ यू नो एज़ यू ग्रो आपको रियलाइज़ होगा कि मोस्ट रिलेशनशिप्स आपके बहुत हाईली ट्रांजैक्शनल होने लग जाएँगे, राइट? कि आप उनसे कुछ इसलिए गिव कर रहे हो बिकॉज़ यू वांट समथिंग बैक। बट कई बार आपकी कुछ दोस्तियाँ ऐसी बनेंगी वेयर यू जस्ट लाइक द पर्सन for their smile, for how they make you feel, for their warmth. So when that happens, don't expect anything from them. You know, accept that friendship wholeheartedly and give it because यार you want to give. वो तो मुझे लगता है वो दोस्त का वो थेरेपिस्ट ज़्यादा होते हैं। हाँ राइट राइट, तो वो भी होने ज़रूरी है। बट अगर आप कह रहे हैं कि जो आपने जो बात बोली है बेसिकली वो भी ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट। मैं बोलता हूँ कि 3-4 कैटेगरीज बोलता हूँ जहाँ पर वेयर यू शुड पुट कॉन्शियस एफर्ट कि आप उस टाइप के लोगों को मिले। और वो कैटेगरीज क्या क्या है बेसिकली? वन इज पीपल हु आर बेटर देन यू। इसका मतलब जो स्किल सेट आप खुद पोजेस करते हैं आप उसमें ही महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप उसमें बेटर देन यू करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपर हैं तो आप बेस्ट डेवलपर, आप फेसबुक, स्पॉटिफाई, उनके इंजीनियरिंग मैनेजर्स, टेक लीड से बात करने की कोशिश करो। स्मार्टर देन यू मतलब फॉर एग्जांपल जो आप सोचने का तरीका है बेसिकली उनका वो आप लुक अप टू करते हैं तो उनके पास जाइए। थर्ड कैटेगरी हुई डिफरेंट फ्रॉम यू। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके कुछ स्किल सेट्स हैं उससे ड्रामेटिकली डिफरेंट स्किल सेट के लोगों के साथ बात कीजिए बिकॉज आपका दिमाग खुलेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ यू परसीव लाइफ। सो फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं तो आर्टिस्ट से बात कीजिए, कोई थिएटर आर्टिस्ट से बात कीजिए, कोई ओपन माइकर से बात कीजिए, कोई पॉडकास्टर से बात कीजिए। तो इट विल ब्रिंग पर्सपेक्टिव कि यार देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। नॉलेज राइट, 3 राइट, तरीके की होती राइट। है। एक टाइप की नॉलेज होती है आई नो दैट आई नो, एक होती है आई नो दैट आई डोंट नो, और थर्ड गाइड ऑफ नॉलेज होती है आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। तो आपको डिफरेंट फ्रॉम यू से पता चलेगा कि यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डोंट नो, राइट? यार एक न्यू पर्सपेक्टिव है And ये, fourth category I would say is people who are funnier than you. So what do I say? Why do I say this? Because people who have a good sense of humor, their observations about people are usually very very deep. So we think that people who are funny are just like quick witted या उनका बस एक funny bone है. But अगर आप deep down observe करेंगे people who are generally funny in impromptu situations, उनकी observations about people, about life are very and deep. somehow they are intelligent too. Yeah. People So think that यार ये silly है, but silly नहीं है yeah. वो। So it's very important to kind of, I think, and I think people who are usually funny, they are hiding or either their insecurity or covering up for some sadness in their life, right? Right, For example, somebody who might not look their best, they use humor as a tool to cover up for it. Somebody who has had sad experiences, they laugh about it, right? So आप जो फनी लोगों से बात करते हैं तो आपको समझ आता है कि यार यू नो how deep perspective can be about people in general basically, right? So I think these are the 3-4 categories if you really try and see कि मेरे सर्कल में
इन 4 कैटेगरीज के कितने लोग हैं, अगर कम है तो आपको एक्चुअली एफर्ट डालना चाहिए टू काइंड ऑफ पुट योरसेल्फ आउट देयर। वंस यू डू दैट, तब आपको धीरे धीरे लगेगा यार मेरी लाइफ तो एक्चुअली ग्रो कर रही है बेसिकली। अच्छा, आपने स्टार्ट जॉब से करा था, जब आपने स्टार्टअप नहीं करा था। जॉब में इंसान जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दैट जॉब में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होते एंड उनको ये लगता है कि दैट पहले कुछ कमाते हैं एंड देन वी विल बिल्ड समथिंग। बट एक्चुअली इवेंचुअली हो क्या जाता है कि दैट एक बार आप जॉब में चले गए एंड जॉब इज़ लाइक कि एक बार बस वो आपको सैलरी की आदत लगनी चाहिए एंड आपके खर्चे उस हिसाब से हो जाते हैं एंड देन यू स्टक टू इट, आप स्टक हो जाते हो उधर ही एंड बहुत लंबे टाइम तक आप स्टक रह सकते हो। और जब आप उसी पे डिपेंड हो जाते हो सैलरी पे, तो यू कांट मूव ऑन। आपके मन में चलता रहता है कि चलो भाई कुछ करते हैं, बट यार आप एक लाइफ में स्टक हो जाते हो। आपका एक रूटीन बन गया, आपकी डिपेंडेंसी उस पर बन गई, उससे निकल नहीं पाते। बट आपने 1 साल जॉब करा, तो मेजर कंपनीज में जॉब करा एंड आपने क्विट कर दिया। तो व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव, आपका क्या पर्सपेक्टिव था दैट आपने करा एंड यू कुड इट, छोड़ भी दिया उस चीज़ को? राइट, आई थिंक प्रतीक मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी लाइक आई थिंक इंस्टिंक्टिव था कि जब मैंने 2 बड़ी कंपनीज में काम किया, मैंने प्रोसेस सीखा, और वो भी ज़रूरी है। मतलब मैं ये कहूँगा अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू भी करना चाहते हैं तो एक मैच्योर तरीका, मतलब आई थिंक यू नो देयर आर ऑलवेज आउटलायर्स, कि आउटलायर्स का मतलब है कुछ एक्सेप्शंस तो रूल आएंगे, बट अगर आप सही तरीके से अप्रोच करते हैं तो कुछ 4-5 साल 6 साल जॉब करने में कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज इट गिव्स यू अ स्ट्रक्चर टू हाउ यू थिंक, राइट। तो मैंने सैमसंग और क्रोनोस में सीखा कि एक बड़ी कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, पर मैंने वहाँ समझ आया कि मेरे होने या ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं थोड़ी छोटी कंपनी में चला गया जो ट्रैवल ट्रायंगल थी बेसिकली, राइट। तो ट्रैवल ट्रायंगल में मैंने ये सीखा कि अब वहाँ पर मेरे होने या ना होने से फ़र्क पड़ता था, बिकॉज विद इन 4 मंथ्स फाउंडर्स ने मुझे पोटेंशियल देखा, मुझे सडनली 8-10 लोगों की टीम दे दी लीड करने की, और मैं 23 साल का बच्चा 35 साल की टीम के साथ लीड नहीं तो एटलीस्ट कोलैबोरेटिवली उनको टास्क बता रहा था बेसिकली, राइट। एंड वो 35 साल के लोग भी मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे थे बिकॉज ही इज टॉकिंग सेंस। अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे सैमसंग में या क्रोनोस में मिलने में एटलीस्ट 8-10 साल लग जाते। तो वो 3 साल मुझे वहाँ पर मेरा एक काफी अच्छा सोचने का तरीका experience मिल मिला, गया। एक इम्पैक्टफुल तरीके से बिल्ड करने का तरीका सीखा मैंने। फिर इनोवेसर जो बहुत ही बड़ी कंपनी बन गया, अब एक यूनिकॉर्न है, और एक अब तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के लेवल की कंपनी है इनोवेसर नाउ। तब मैंने उनके स्टार्टअप डेज में ज्वाइन किया, तो मैंने वो भी देखा कि वो लोग कितना अग्रेसिवली सोचते हैं हर चीज़। मतलब मैं जाता था, मुझे वहाँ के फाउंडर बोलते कि ये परसों तक किताब पूरी पढ़ के बताना, और 400 पेज की किताब दे देते मुझे पढ़ने की, राइट। सो दे वर वेरी अग्रेसिव। तो मैंने वहाँ भी सीखा कि यार अग्रेशन कैसे होना चाहिए काम में, राइट। हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू थिंक अबाउट बिजनेस, हाउ टू थिंक अबाउट प्रोडक्ट। टफ टाइम आता है कंपनी में तो कैसे नेविगेट करना है, राइट। लाइक दुनियादारी सीख लिया तो आपने वहाँ पर आई थिंक जॉब करने से आपको ये सारा कुछ सीखने को मिलता है। बट मैंने कुछ सीखा बड़ी कंपनीज में, पर मुझे समझ आया कि बड़ी कंपनीज में इतना ही सीख सकता हूँ, तो मैं छोटी कंपनी में चला, और आई थिंक वो 4-5 साल ऑफ माई एम्प्लॉई एक्सपीरियंस हेल्प्स मी स्टे वेरी काम एज एन एम्प्लॉयर, राइट। कि मुझे पता है कि यार ये मैंने देखा हुआ है इन सम शेप और फॉर्म बेसिकली, राइट। एंड दैट रियली हेल्प्स मी, राइट। बट हैविंग सेड दैट, एंटरप्रेन्योरशिप तभी आपको करनी चाहिए जब मुझे लगता है कि, एंड अगेन बिकॉज मैंने अब आई थिंक लिवोफाई भी मैंने कुछ टाइम के लिए अब चला लिया है। इवन इन माई प्रीवियस स्टेंट्स मैंने देखा कि जब आप फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, इट रियली टेस्ट यू, इट टेस्ट एवरीथिंग दैट देयर इज इन हर यू। चीज टेस्ट होगी भाई, पूरी आपका टेस्ट हो जाती है पेशेंस, हर आपका चीज पेशेंस, हाउ यू ट्रीट पीपल, एंड टू द एंड लेवल। या बिल्कुल आपका पूरा पीक करेगा बेसिकली, राइट। सो पिक अप अ प्रॉब्लम ओवर टाइम विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट, और जो आप जेन्युइनली इंजॉय करते हैं, बिकॉज यहाँ पर उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा होंगे कि आप सह नहीं पाएंगे अनलेस, अगर देखिए कई कंपनीज होती है जो हर बार बस सारा टाइम सही करती रहती हैं, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके पास ऐसे फेज में आएंगे जब कंपनी बंद होने वाली है, और ये एक बार नहीं, Lots of 2-3 बार up आएगा, downs. 4 बार आएगा। आपके कोर एम्प्लॉयज छोड़ेंगे, आप ही डिमोटिवेटेड हो गए, कंपनी में पैसे खत्म हो रहे होंगे, राइट। सो वो सारा आपका फैमिली प्रेशर, फ्रेंडशिप्स का प्रेशर, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें आपको विटनेस या गो थ्रू करने के लिए आपका ड्राइव या पैशन शुड बी वेरी हाई अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। विल बहुत हाई होनी चाहिए। करेक्ट। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, इफ़ यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस विद पैशन, तो फिर मुझे लगता है कि आई थिंक आप एंटरप्रेन्योरशिप एक मीनिंगफुली अपनी कंपनी आपने को grow या बताया कि scale कर दैट सकते हैं। स्ट्रेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, राइट। एंड मैंने आपकी जर्नी देखी, आपने शार्क टैंक पे भी शेयर करा था दैट जितना भी ये सब कुछ इवॉल्व हुआ है आपकी लाइफ में, वो एक पेन से हुआ है। करेक्ट। लाइक जो आपकी मदर के साथ इंसिडेंट हुआ हाँ। एंड आफ्टर दैट आप हेल्थ के लिए सीरियस हुए कि दैट Correct. नहीं यार ये हेल्थ प्रॉब्लम, नॉट लाइक कि भाई ये सो लाइटली ले लो। तो आपने उससे इवॉल्व करा एंड आपने सोचा कि एक स्टार्टअप बिल्ड करूंगा मैं इसी चीज़ पर, जो आज मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, राइट। दिस वॉज द पर्सपेक्टिव। मैं यही चाहता हूँ कि दैट
आज ऐसे बहुत सारे हमारी ऑडियंस में लोग हैं हु आर द एट द सिचुएशन जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत बुरा टाइम चल रहा है, मतलब दिस इज द वर्स्ट टाइम दे आर एक्सपीरियंसिंग, या वो लाइफ में स्टक है तो उनको इसलिए बुरा लगता है. बट मुझे लगता है कि दैट जब आप लाइफ में पेन में होते हो, जब आप लाइफ में दुख की घड़ी में होते हो, आप तभी इवॉल्व होते हो. मतलब दिस वो एक टाइम होता है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो, आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है टू चूज दिस टू चूज दैट, ये सही है ये गलत है. मतलब ब्रेन सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं मुझे लगता है पेन में आपके, राइट. और पेन से ना इंसान इवॉल्व करता है अपनी लाइफ में. आपकी जर्नी से मैंने इस चीज़ को देखा. तो क्या आप मैसेज देना चाहोगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है लाइफ में, जो लाइफ में पेन गो थ्रू कर रहा है, या लाइफ में उसको लगता है कि दैट यार पता नहीं वेयर आई एम. आई थिंक पेन ना, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट टाइम्स बहुत बार देख लिया बेसिकली इन माई लाइफ इन जनरल, माई मॉम सर्जरी बीइंग वन ऑफ देम. बट मुझे लगता है कि लाइफ में जब भी पेन आता है, या जब भी इसको मैं साइंटिफिकली बोलूँगा लैक ऑफ मोमेंटम आता है कि अब आप फंस चुके हैं बेसिकली, राइट, इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, वहाँ पर दो तीन चीज़ें होंगी बेसिकली. एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जहाँ पर आपका बिल्कुल टाइम और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, रिक्वायरमेंट होगी. सो फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट थॉट ये आएगा ये मेरे साथ क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन टू मी, मैंने क्या ही गलत किया, सबकी तो लाइफ अच्छी चल रही है, राइट. अब जब वो हो रहा है बेसिकली तो आपके चॉइसेस होंगे बेसिकली. वन इज़ दैट आपको बहुत ही मीनिंगफुल एक्शन करने की ज़रूरत है, या फिर आप रिपेंट कर सकते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. ट्राई एंड डू थिंग्स दैट इट कैन गेट यू आउट ऑफ that situation with a lot of work basically, right, where you whatever is in your control at least उतना तो करने की कोशिश करो basically, right, whatever small increments that you can take in general, right. आप आई थिंक मैं भी रिसेंटली पढ़ रहा था बेसिकली, राइट, रामायण में राम भगवान ने हर बार ये नहीं बोला कि मुझे ही क्यों वनवास के लिए भेजा, जो भी मेरे साथ पेन हुई वो हर सिचुएशन को कामली डील करें, उनको कामली डील कर रहे हैं और उस सिचुएशन के हिसाब से ही डील कर रहे हैं बेसिकली, राइट. और हमें भी उस तरीके से रखना चाहिए कि अब जो मेरे पास जो हुआ है, जो सर्कमस्टेंस में आया हूँ, अब वो क्यों आया हूँ बेसिकली वो मेरे अब कंट्रोल में नहीं है, बट क्या मैं कर सकता हूँ बेसिकली दैट इज इन माई कंट्रोल, तो वो आप डेफिनेटली कीजिए. But there are also a second kind of situation that you will kind of come across in life, that is where जब आपका टाइम बहुत ही डिफिकल्ट चल रहा है और आपके कुछ कंट्रोल में ही नहीं है, तो कई बार ना आई थिंक सिर्फ वेट करना भी एक स्किल होता है बेसिकली, कि सिर्फ पेशेंस रखो कि यार समटाइम्स मैं वो बोलूँगा कि मैं आई वॉज लिसनिंग टू दिस सुखमनी साहिब का पार्ट बेसिकली, राइट, गुरु नानक जी का. उन्होंने एक सेइंग है कि किसी गलत रास्ते पे तेज जाने से अच्छा है रुक जाओ, और वो बहुत डिफिकल्ट है, राइट. तो अगर आप किसी गलत रास्ते में तेज़ भागी जा रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि यार आपको अपने ब्रेन सेल्स एक्टिव रखने हैं, फास्ट रखने हैं, कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ इसके बारे में, वो भी सही नहीं. कई बार ना लाइक समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे देन मूव फास्ट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन बेसिकली, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट स्टे पुट समटाइम्स. और इन सब को नेविगेट करने के लिए आपको ये अवेयरनेस तभी आती है जब आप एक काम माइंड के साथ सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं कि यार इस सिचुएशन में व्हाट पार्ट ऑफ मी इज रिक्वायर्ड राइट नाउ. एब्सोल्युटली. और ये मैंने अपनी कंपनी में भी देखा है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि अगर आप सबसे पहले उस थॉट को हटाइए कि यार ये मेरे साथ हुआ क्यों है, ये आप इसको अब ये हो गया है, अब मुझे इसके लिए करना है बेसिकली. अब मुझे करना क्या है, व्हाट साइड ऑफ मी नीड्स टू बी एक्टिवेटेड, डज इट नीड एक्शन, एंड डू आई हैव क्लैरिटी अबाउट व्हाट एक्शन नीड्स टू बी डन, and can it give me incremental or good output, then I do that instead of repenting. But sometimes I don't know what to do, then just wait, stay put. Or staying put is also an important skill that you need to know basically, right, and that's very important, right. So sometimes activating your brain cells से अच्छा है कि रुक जाइए, आप वेट कीजिए, and sometimes time will heal things itself. मुझे लगता है टाइम या समय तो सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि इंसान को अगर कोई भी वाउंड है आपकी लाइफ में वो हील कर देता है ओवर द टाइम. एंड ओवर द टाइम समय आपको ले जाता है वहाँ पे जो आप इवेंचुअली जाना चाहते हो. माइट बी टफ सम टाइम, हो सकता है आपके साथ टफ सिचुएशन लाइक दैट. बट मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को आजकल की थोड़ी जनरेशन ज़्यादा परेशान है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ थिंग्स दे आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया, फैंसी लाइफ. तो उनको लगता है कि भाई कुछ तो, उनको एक फोमो है कि दैट मेरी लाइफ में ना कुछ मिस आउट है. और मिस आउट क्या है, वो फैंसी थिंग्स लोग इतना बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई अपनी प्रॉब्लम तो दिखाता ही नहीं है, दैट हु दे आर. मतलब लोगों का एक स्कार भी नहीं दिखता है सोशल मीडिया पे. दे आर सो मच इनटू इट, फैंसी थिंग, फैंसी वर्ल्ड है. तो लोगों को लगता है कि यार ही इज सो परफेक्ट, ही इज 24 एंड ही इज ड्राइविंग अ लैम्बोर्गिनी एंड आई एम ड्राइविंग अ, भाई मैं तो एक एक्टिवा चला रहा हूँ, हाउ वेयर आई एम गोइंग. तो समहाउ दे फील स्टक. एंड मुझे लगता है वो थोड़ा डायरेक्शनलेस भी हो जाते हैं. राइट. आई थिंक
वही डायरेक्शन, आई थिंक जब आपको डायरेक्शन नहीं पता तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए टाइम लगाइए बेसिकली। मैं आई थिंक अगर कुछ एंटरप्रेन्योर्स ये पॉडकास्ट देखते हैं तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप डायरेक्शन आपको नहीं पता वेयर टू गो, हुँ, एंटरप्रेन्योर्स या प्रोडक्ट मैनेजर या लीडर्स क्या करते हैं, वो अपने एप्लीकेशन में, वेबसाइट में या अपने प्रोडक्ट में 10 चेंजेस करने लग जाते हैं, यार मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। बट एक्चुअली आपको ना खाली बैठने की जरूरत है और रिसर्च करने की जरूरत है बेसिकली, राइट? सो समटाइम्स वी मिस्टेक एक्टिविटी फॉर मूवमेंट, वेयर एज समटाइम्स नॉट मूविंग एट ऑल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो जब आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, चाहे अगर आप एक्टिवा भी चला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो अब ये मत सोचिए यार मेरा इमीडिएट क्या है कि मुझे मैं कुछ छोटा मोटा काम बहुत जल्दी शुरू कर दूं। आपको ये करने की जरूरत है कि यार अब सबसे मेरे स्किल सेट से बड़ा काम क्या हो सकता है। अब उसके लिए क्या पता 6 महीने खाली बैठना पड़े और आपको रिसर्च करना पड़े। तो लाइक टेकिंग अ स्टेप बैक, रिसर्चिंग। मेरे बिजनेस में इतनी बार फेजेस आए हैं जब मुझे पता है कि यार अब सब कुछ नहीं चल रहा, जो भी करने की कोशिश कर सब कुछ नहीं चल रहा बेसिकली, अब खाली बैठने की जरूरत है। अब 3 4 5 महीने अपने एम्प्लॉयज़ को कम काम देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करने की जरूरत है अपने आप के ऊपर, राइट? तो वो फेज में जब आप अपने आप को रीडिंग में स्पेंड करते हैं, रिसर्च में टाइम स्पेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे अब किस डायरेक्शन में जाना है, और ये मेच्योरिटी से आता है। बट अगर आप ये मेच्योरिटी जल्दी बिल्ड कर लेंगे तो आपके अगले 8 10 साल सही डायरेक्शन में जाएंगे बेसिकली, इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू पेन और डिफिकल्ट टाइम्स। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने जब स्टार्ट करा, स्टार्टअप बिल्ड करा, तो यू स्टार्टेड एज़ अ सोलो फाउंडर। या आजकल थोड़ा ट्रेंड है दैट को-फाउंडर्स, हैविंग गुड को-फाउंडर्स, बिकॉज़ ठीक भी है, मतलब यू आर हैविंग डिफरेंट माइंड पीपल, लोगों का अलग लाइक उनके अलग सोच है, तो हो सकता है वो भी आपको शेप करते हैं, वो भी आपको डायरेक्शंस देते हैं, जो आपको नहीं आता उनको आता है, तो इट हेल्प्स यू टू बिल्ड समथिंग ग्रेट। बट आपने सोलो फाउंडर के साथ स्टार्ट करा एज़ अ सोलो फाउंडर, व्हाई? आई थिंक प्रतीक, ये तो अगेन मैं बोलूँगा प्योरली इट वाज नॉट आउट ऑफ चॉइस, मतलब बट मैंने अर्ली स्टेज में आई थिंक जब मैंने कॉलेज इन के बाद भी कुछ टाइम के लिए एक दो छोटे छोटे वेंचर्स चला के देखे, तो मैंने को फाउंडर रखा था कि यार कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होना चाहिए उनका। लाइक उनको कोल्ड फीट हो गए, उनकी फट गई थोड़ी सी फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स कि यार जॉब बहुत अच्छी मिल गई तो वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ, जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने ये बोला कि यार अगले 2 महीने मैं सिर्फ लोगों से मिलूंगा और को फाउंडर ढूंढूंगा। अगेन मैंने को फाउंडर ढूंढा, उनने ज्वाइन किया, और लास्ट डे ऑफ हिम एक्चुअली क्विटिंग हिज जॉब ही सेड कि मैंने तो कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है बेसिकली कि वो भी, उनको भी डर लग गया बेसिकली, राइट? तो फिर मैंने सोचा कि यार अब मेरे साथ 3 बार हो चुका है कि देन आई वाज लाइक फक इट, अब मैं तो खुद ही कर रहा हूँ बेसिकली कि अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह रहा कि। बट आई थिंक कि अगर आई फील कि अगर आपको एक अच्छा को-फाउंडर मिल रहा है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसकी बहुत जल्दी नहीं फटती, राइट? जो अप्स एंड डाउन्स में जल्दी से काँप नहीं जाता कि यार अब तो जॉब में चले आते हैं, राइट? काम है। हाँ, काम है, और काम है, आपको उस पे ट्रस्ट है, और ऑब्वियसली उसकी काम की क्वालिटी में भी दम है। और ये बहुत डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है टू फाइंड। और अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको चूज करना है तो आप बोल दो क्या पता काम मतलब थोड़ा कम हो जाए, दैट्स फाइन। बट इंसान में सब्सटेंस इतना होना चाहिए कि वो आपके साथ सुख दुख में आपके साथ रहे बेसिकली, राइट? राइट, तो अगर आपका को फाउंडर मिलता है दिस तो इज द रखिए। इम्पोर्टेंट या पॉइंट भाई। बिकॉज मैं कहूँगा कि आप को फाउंडर रखिए। मतलब मैं अपनी गलती बोलूंगा, ये बेसिकली गलती नहीं बोलूंगा, बट सर्कमस्टेंशियली स्पीकिंग मैं इतना थक गया था कि मैंने बोला कि अब तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। बट इफ आई वर टू डू इट अगेन आई वुड हैव वेटेड फॉर ईवर लॉन्गर टू गेट अ गुड को फाउंडर, बिकॉज वॉट इट डज इज दैट इट गिव्स यू somebody who can stand by you in thick and thin. अब हर किसी के अलग ओपिनियंस हैं यहाँ पर, राइट? कई लोग कहते हैं कि यार हमने को फाउंडर रखा, जब कंपनी थोड़ी बड़ी हुई तो हमारे बीच में इतना मतभेद हो गया कि द कंपनी नेवर स्केल्ड, राइट? कंपनी फाउंडर जो लड़ाई हो गई। और होता तभी है जब बड़ी होती है। हाँ, तभी बड़ी बड़ी होती है, राइट? तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी अगर दोस्ती है और ट्रस्ट है और आपने उस इंसान को देखा हुआ है, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मैंने को फाउंडर रखने की कोशिश की, मैं उसको जानता था 2 3 महीने के लिए, राइट? बट इंसान का ना आपको कैरेक्टर तब पता चलता है जब अच्छे टाइम आते हैं और बुरे टाइम आते हैं, और जब बहुत ही अच्छे आते हैं और बहुत ही बुरे आते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको दिखता है कि इंसान अच्छे टाइम में बहुत कॉम्प्लेसेंट तो नहीं हो रहा, या बुरे टाइम में बहुत ही फियरफुल तो नहीं हो रहा। और वो आपको जब आप उस इंसान को सिचुएशंस में देखते हैं, उसका मॉरल ग्राउंड, एथिकल ग्राउंड वहाँ तब उभर के दिखता है बेसिकली, राइट? अगर आपने वो देखा हुआ है तो प्लीज़ गेट अ को फाउंडर, इट विल रियली हेल्प यू। वो जो बोलते हैं ना 1 और 1 11, बहुत ही ट्रू है। आई थिंक मेरे लिए लकीली क्या हुआ है कि मेरे बहुत सारे दोस्त मेरी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं एज एम्प्लॉयज़, और मैंने उनको हेल्दी ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं, या इक्विटी दी है। इवन गोइंग फॉरवर्ड इफ आई गेट लीडरशिप इन माई कंपनी, आई मेक श्योर दैट इट्स फेयर फॉर देम, वेयर इट्स अ मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो उन्होंने मेरे एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम मुझे बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन माय जर्नी, राइट? और उन्होंने लीडरशिप में ज्वाइन करके मुझे
3-3, 4-4 साल, 5-5 साल मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड आई थिंक आई वुड कंटिन्यू टू डू दैट, कि मैं अच्छे लोगों को एज लीडरशिप, नाउ दैट अब कंपनी में 4-5 साल हो गए हैं, मैं अभी भी इंश्योर करता हूँ कंपनी में बहुत ही हाई क्वालिटी लोग एज लीडर्स आए हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माई जर्नी, ताकि सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, और इट शुड नेवर बी अ वन मैन शो। तो आई वुड गो सो फार टू से कि फाउंडर शुड थिंक इन अ मैनर दैट दे आर रिडेंडेंट इन द कंपनी, कि उनका कल को एक्सीडेंट भी हो जाए तो कंपनी ऑटो पायलट पे चलती रहनी चाहिए, और वो माइंडसेट आने में टाइम लगता है बेसिकली, राइट। और हम एक स्टैनफोर्ड सीड में ना एक टर्म बोलते हैं इसको, पोस्ट हीरोइक लीडरशिप बोलते हैं। ओके। अब हमें ये बोलते हैं कि स्टैनफोर्ड सीड में हमारा पहला सेमेस्टर में ये लेक्चर होता है बेसिकली, वेयर दे ट्रेन आवर माइंड टू थिंक इन अ मैनर कि हम सब ये समझते हैं कि बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट द कंपनी वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज हीरोज हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड बिकॉज वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज हीरोज वी थिंक दैट कंपनी हमारे बिना नहीं चल पाएगी, और हम वो हीरोइक बिहेवियर थ्रू आउट आवर कंपनी यूज करते रहते हैं। बट द राइट वे टू वर्क इन अ कंपनी और बिल्ड अ कंपनी इज दैट आप लीडरशिप स्टाइल आपका पोस्ट हीरोइक है। इसका मतलब there are other heroes that you have built who are running the show on your behalf, Right. and you are post heroic, right? So it's very important that you have the liberty of being unwell. Having right leadership, I can say, सबसे बेस्ट थिंग हो सकती है जो आप बिल्ड कर सकते हो। It is everything, I would say. I would Right. go so it is everything, like getting the right people at the right spots who can do things maybe. It's equal to luck. हाँ, it is actually luck also, but I think again मेरी ये learning रही है काफ़ी स्टैनफोर्ड सीड के entrepreneurs से बात कर करके। अर्ली स्टेज में आई वुड से इट इज़ लक, बट देर इज साइंस टू इट ऑल्सो, बिकॉज आई वुड से कि मेरे जो अच्छे स्टैनफोर्ड सीड के दोस्त हैं वो कहते हैं कि हम तो यार कोई अच्छे लीडर को लाने के लिए 12 महीने का टाइम रखते हैं, कि हमें पता है यार पहली बार हम लेंगे, वो अपना नोटिस पीरियड सर्व करेगा 2 महीने, फिर आएगा, फिर कुछ सीखेगा 1-1.5 महीने, फिर एग्जीक्यूट करेगा, 6 महीने में समझ आएगी तो बंदा हमारे लिए ठीक ही नहीं है, फिर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि इट इज साइंस कि आपको 12 से 18 महीने पार करने पड़ेंगे अच्छा लीडर को लाने के लिए। Right. तो इट मीन्स दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पुट योरसेल्फ आउट देयर टू गेट द राइट पीपल इन द सिस्टम बेसिकली, राइट। सो यू हैव टू ऑलवेज बी हायरिंग, ऑलवेज बी हंटिंग फॉर द राइट पीपल। कुछ टाइम होगा कि वेयर लक और सेरेंडिपिटी विल हैव इट, वेयर यू विल सडनली स्टम्बल अपॉन समबडी नाइस। मेरे साथ भी ये हो चुका है कि मैं आई गॉट लकी कि आई गॉट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, बट इफ आई लुक बैक आई वॉज प्रोबेबिलिस्टिकली बोलते हैं, जो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं बेसिकली, आई वॉज ऑलवेज हंटिंग। तो उनमें से मे बी वो 1 out of 10 आउटकम तो होना ही होना है बेसिकली। सो वॉट वी कॉल एज लक इज एक्चुअली यू पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, यूर हिटिंग सो मेनी टाइम्स दैट यू गॉट It's like लकी। that you're knocking 100 doors. Yeah. You can create your luck by like putting yourself in so many situations. अब हमने you've been a podcaster yourself. आप भी देखेंगे कि अगर आप कोई एक वीडियो की 20 रील डाल रहे हैं तो एक ही वायरल हो रही है। हाँ, अब यू माइट से यार आई गॉट लकी इन दिस वन, बट नो, यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, यू पुट द सेम कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट एंड सिंसेरिटी इन ऑल दोस 20 reels, and one of them gave you the 2 million views that eventually got you the reach. Right. Absolutely, वैसे ही काम करता है। So एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, दैट लिवफाई को लोग आज देखते हैं, दैट करोर्स ऑफ वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग, एंड अब आपको एक फेम भी मिला है, एक नेम भी मिला है, यू गॉट रिकग्नाइज फॉर इट, फॉर यू बिल्ड इट, Yeah. राइट। बट मैं जानना चाहता हूँ, व्हेन यू स्टार्टेड लिवफाई, वो क्या सिचुएशन थी? बिकॉज वो जो सिचुएशन है, ग्राइंड कर रहे होते हो, वो समझना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आप जब कुछ बड़ा बनाते हो तो उससे पहले बहुत ग्राइंड भी करना पड़ता है। इट्स अ लॉट ऑफ हसल, दैट पैसे भी कम होते हैं एंड यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, और एक लिमिटेड अमाउंट स्पेस रहता है कि भाई टाइम भी उतना है, यू हैव टू बिल्ड इट ऑन द राइट टाइम, एवरीथिंग, और कंपटीशन, क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट बनाया इट इज़ नथिंग लाइक ए वेरी यूनिक, बिकॉज मार्केट में ऐसी चीज़ें पहले भी अवेलेबल हैं, एंड देयर आर, आपको तो पता है इट्स इंडिया, तो हर दूसरा बंदा यहाँ पे डाइटिशियन ही है, घर के नुस्खे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग फेज कैसे आपने बिल्ड करा कंपनी का? करेक्ट। आई थिंक स्टार्टिंग फेज इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई थिंक मुझे अभी भी याद है, मेरा इनोवेसर का लास्ट डे था जहाँ मैं इससे पहले एम्प्लॉयड था। मेरे सब दोस्तों ने मेरे लिए स्पेशली एक ओपन माइक रखा था, बिकॉज मैं पोइट्री वगैरह लिखता था और परफॉर्म करता था, तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ओपन माइक रखा, और सारे एम्प्लॉयज़ आए और दे हर्ड मी परफॉर्म बेसिकली, राइट। एंड बिकॉज आई वॉज ड्रॉइंग अ वेरी गुड पे चेक, अब मुझे ये लग रहा था कि यार ये दोस्त भी गए, अब मतलब ये दोस्तियाँ भी, अच्छा, एट द जॉब? हाँ, जॉब पे, अब मतलब आई थिंक अब आई विल नॉट मीट देम एवरी डे,
मैं अकेले बैठूंगा कोई छोटी सी कोवर्किंग स्पेस में, जॉब की सैलरी भी गई और अप्रेजल का टाइम था, मैंने अप्रेजल के टाइम पे जॉब छोड़ी थी। अच्छा। तो तो माय बेस्ट फ्रेंड देन उन्होंने बोला कि यार तू पागल वागल हो गया कि मतलब अप्रेजल तो लेके चले जा, राइट, ऑल दोज थिंग्स। मैंने बोला यार अभी कर लेता हूँ वरना इट विल जस्ट कीप गेटिंग हार्डर। सही टाइम पे कट लेना चाहिए। हाँ राइट। और मुझे अभी याद है कि इनोवेसर से मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी रात को, कि मैं आई टुक देम आउट एंड मेड देम हैव फूड एंड ड्रिंक्स। एंड मुझे अभी याद है मैं जब घर से वापस मतलब ऑफिस से नोएडा सेक्टर 62 से अपने घर में आ रहा था, मेरी टांगे कांप रही थी गाड़ी चलाते हुए, बिकॉज आई वाज लाइक ये मेरी ड्राइव बहुत ही डिफिकल्ट रही है, बिकॉज इट्स द लास्ट टाइम आई एम कमिंग बैक फ्रॉम इनोवेसर टू सो मच ऑफ इमोशंस एंड या एवरीथिंग। वन आई वाज इमोशनल अबाउट द कंपनी एंड टू आई वाज लाइक यार शिट, लाइक कल से एक तो लाइक कोई ये कल नहीं से लाइफ डिफरेंट होगी। कल से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच मनी आई मेक, राइट, एंड that is very difficult. Like I think the hardest part is to quit your job, to kind of start your company. फिर आई थिंक फिर तो यू आर बाय योर सेल्फ। फिर आप आई थिंक जो आपने पॉइंट्स बोले कि कुछ पता ही नहीं था बेसिकली, ऐसे जॉब छोड़ दी बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे शायद से उस टाइम पे 40 क्लाइंट्स पेइंग क्लाइंट्स रहे होंगे, और मैंने 40 क्लाइंट्स पे जॉब छोड़ दी। मेरे मैनेजर ने पूछा कि आपके पास कोई टीम है? अगर नहीं मैं ही हूँ। कहते कोई वेबसाइट है? मैंने कहा, नहीं अभी नहीं है। कहते, कुछ है? तो उन्होंने बोला कुछ है, उन्होंने कुछ तो है, ऐसे कैसे कौन छोड़ता है जॉब? तो मैं बोला नहीं, एक गूगल फॉर्म है और एक इंस्टाग्राम का पेज है जिस पे 2000 फॉलोअर हैं। उस टाइम हमारे 2000 फॉलोअर्स थे। तो मैंने बोला कि अभी बस इतना है और इससे कुछ 10-15 क्लाइंट आ रहे हैं, तो आई विल नाउ फिगर इट आउट। तो कहते साहिल, बट आई थिंक मेरे मैनेजर ने मुझे ही गाइडेड मी एंड ही सेड कि साहिल आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे ये बोला कि साहिल, एक्चुअली मैंने इनोवेशन में ये बोला कि मैं अपना नोटिस पीरियड एक्सटेंड करना चाहता हूँ, कि मैं अपना ट्रांसफ़र पूरा करूँगा। एंड आई थिंक इट रियली स्टेड विद देम कि यार मैंने इसलिए किया था कि आई थॉट इट वाज द राइट थिंग, बट उनको लगा कि यार वी कैन ट्रस्ट दिस गाय, राइट, ही इज़ नॉट डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजंस। मेरे जो इनोवेशन के फाउंडर थे वो मेरे साथ 1-1.5 घंटा बैठे, उन्होंने मुझे मेंटोर किया कि ये जो तेरे 6-8 आइडियाज़ हैं इनमें से कौन सा अच्छा आइडिया है। तो आई थिंक आई हैड द सपोर्ट ऑफ माई founders, managers there, right? And when I think it gave me confidence कि I'm capable of this. But I think वो 2-2.5 साल आप फिगर आउट कर रहे हो तो वो बहुत ही स्केरी होते हैं कि आप राइट ऑडियंस फिगर आउट कर रहे हो, आप राइट मार्केट फिगर आउट कर रहे हो, राइट प्रोडक्ट फिगर आउट कर रहे हो, और वन डे एट अ टाइम चल रहे हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं है, राइट। एंड आई थिंक एंड नो नथिंग ट्रेन्स यू फॉर दैट कि आप कितनी भी MBA स्कूल्स की किताबें पढ़ लीजिए, कितना ही आप कुछ कर लीजिए, आपको नोबडी विल टीच यू हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी। वो आपको खुद करके ही सीखना पड़ेगा। अपने फंड्स के साथ हमने स्टार्ट करा था। जीरो, लाइक मैंने आई वॉज बूट स्ट्रैप्ड, बट आई विल से दैट लकीली वी वर, जो भी हमारे क्लाइंट्स आ रहे थे हम वी वर प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। तो मैंने जब जॉब छोड़ी, मैं आई थिंक विद इन 1 ईयर आई वॉज मेकिंग मोर प्रॉफिट देन माई जॉब। बेसिकली मैं इतना पहुंच गया था, एंड आई केम टू अ पॉइंट वेयर वी वर हेल्दी प्रॉफिटेबल थ्रू आउट। सो हम डे वन से ही बिजनेस से ही पैसा कमाते थे और वही वापस बिजनेस में वो डालते लगा थे। देते थे, वही ओके। बस हम इतना ही करते थे बेसिकली, राइट। वी वर कीपिंग, हम बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना SME स्मॉल बिजनेस की तरह। मैं कोई स्टार्टअप वार्टअप, मुझे पता ही नहीं था कि वैल्यूएशन बढ़ानी होती है, मुझे तो आता ही नहीं था उस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट, राइट। मैं तो बस ये देख रहा था यार प्रॉफिट्स हेल्दी होने चाहिए। प्रॉफिट्स होने चाहिए। बट आई थिंक वो 2-2.5 साल बाद समझ आया कि यार नहीं, मतलब टू ग्रो बिगर देन योर सेल्फ यू हैव टू रेज कैपिटल। सो राइट। फिर वो धीरे धीरे अकल आई, राइट। सो फिर कैपिटल रेज की और फिर बिजनेस को फर्दर ग्रो किया। ओके। तो जैसे आपने एक हेल्थ सेक्टर को चुना, दैट हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, तो हेल्थ सेक्टर पे चुनने से पहले आपने उस पर कोई स्टडी करी, दैट कि आपने अपने आप को, आपने नॉलेज ली उस चीज़ के बारे में, लाइक यू प्रोवाइड डाइट प्लान्स या फॉर सम डायबिटीज़ एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो आपने उस पर कोई स्टडी करी खुद पर कि दैट आप पहले उस पर नॉलेज लो, या यू हायर्ड समवन? राइट। सो आई टेल यू दैट पहले तो आई थिंक माई मॉम गॉट अ मेजर ब्रेन सर्जरी, तो आई वॉज ऑफ माई जॉब फॉर 9 months टू रीड ऑन हर यूज केस, राइट। तो 9 महीने मैंने न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सब पे जितना लिटरेचर हो सकती है मैंने सारी 2-2 बार पढ़ ली थी बेसिकली इन दोज 9 months. And you'd be amazed to know that my mom is still healthy and it's been 7 years since she had her surgery and still doing well, which is like miraculous for even doctors. But उसके बाद 9 month के ब्रेक के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, विच इज़ अ US हेल्थ केयर बेस्ड कंपनी। तो मैंने US में हेल्थ केयर समझा, तो मुझे समझ आया ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है और US में भी है, तो मुझे वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने एक न्यूट्रिशन में डिग्री ली, फिर मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बना। सो आई ऑल्सो हैव अ डिग्री इन Okay. न्यूट्रिशन।
तो फिर मैंने न्यूट्रिशन में डिग्री ली। या मैं तभी मैंने पूछा आपसे या फिर मैंने न्यूट्रिशन में डिग्री ली। आई गॉट लाइक 95% प्लस इन वाइल टेकिंग दैट डिग्री। फिर उसके बाद आई टुक अ डिग्री इन बिजनेस ऑल्सो इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम स्टैनफोर्ड सीड। तो मैंने आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि मैं रेगुलरली सीखता रहूँ। एंड ऑब्वियसली हमारी टीम में हमेशा सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंपनी में रखते हैं हु हैव अ गुड डिग्री इन न्यूट्रिशन, वेदर इट्स अ बैचलर्स और अ मास्टर्स इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो हम बहुत ही अच्छे वेल अकम्प्लिश लोगों को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को कंपनी में रखते हैं, अच्छे डाइटिशियंस को, अच्छे डॉक्टर्स को कंपनी में लाते हैं, सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम देम एंड I can incorporate their learnings into running the business. तो यू स्टार्टेड एज अ सोलो फाउंडर राइट? Yeah. तो सोलो सेल्स करना, सोलो yeah, मार्केटिंग करना एंड सारी चीज़ें ये करना, तो स्टार्टेड लाइक दैट। तो इन स्टार्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा बिकॉज स्टार्टिंग में यू डोंट अंडरस्टैंड सेल्स राइट, Yeah. दैट हाउ टू सेल, मतलब कैसे पिच करना है किसी क्लाइंट को। Hmm. बिकॉज होता होगा स्टार्टिंग में आपसे क्लाइंट आया आपके पास, उसने रीच आउट करा एंड आपने उसको बताया, बट समहाउ कभी कभार फेलियर्स मिल जाते हैं पिच करने में। तो हुआ है आपके साथ? हाँ, राइट। आई थिंक सेल्स तो मैंने बहुत डीपली स्टडी किया है और सेल भी बहुत किया मैंने। तो एंड आई ऑलवेज टेल दिस दैट an entrepreneur should be the best salesperson in the Right. company basically, right? Because तभी कंपनी चलेगी। you are always selling. तुम and second चीज़ मैं बोलता हूँ that if you are a builder as an entrepreneur, you should know how to sell before you build. कि जो आप चीज़ बना रहे हैं वो आप पहले बेचना जाना आना चाहिए आपको। Once you have sold it, then you should build more of it. तो that is it, right? So जब आप सेल करना सीख लेते हैं आपको समझ आता है कि कस्टमर के कौन कौन से पेन पॉइंट्स है, उसके लिए आपको क्या क्या बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो ऑलवेज नो हाउ टू सेल बिफोर यू बिल्ड। तो एज अ सोलो फाउंडर आई थिंक मैंने वही किया था व्हेन आई स्टार्ट माय कंपनी। मैंने इनिशियल जो हमारे प्लान्स थे मैंने खुद बेचे, मैंने खुद अभी भी मैं इनफैक्ट मेरे फ़ोन एक डुअल सिम है, तो मेरा एक सेकंड नंबर है जो मैं एक फेक नेम से अभी भी कॉल्स करता हूँ क्लाइंट्स को। अच्छा। संडेज़ को, वीकेंड्स में, लाइक कई बार तो ऐसे पकड़ा भी जाता हूँ। मुझे कोई बोलता है आपकी तो आवाज़ मैंने सुनी लग रही है शार्क टाइगर पर, आप नाम तो कुछ और बोल रहे हो पर आपकी आवाज़ तो साहिल जैसी है। तो but I still do it, because I feel being close to the customer helps you understand the customer ग्राउंडेड very- फीडबैक जरूरी है। बहुत ज़रूरी है बेसिकली, राइट? आई थिंक एक सेइंग भी है ना कि राजा की मैनेजमेंट पुअर इसलिए होती है क्योंकि प्रजा से बहुत दूर हो चुका है, राइट? तो क्या लाइन बोली आपको आपने? बहुत ज़रूरी है क्लोज रहने की ज़रूरत है अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कस्टमर से। उनसे जितना बात करेंगे आपको समझ आएगा बेसिकली एम्प्लॉयज़ की क्या मोटिवेशन है, कस्टमर की क्या मोटिवेशन है, व्हाट गेट्स देम टिकिंग, एंड उसके हिसाब से जितना क्लोजली बिल्ड करेंगे उतना बेटर रहेगा बेसिकली। जैसे साहिल आपने ये बताया कि दैट आप खुद भी कॉल्स करते हो, यू टच डाउन द ग्राउंड, आप खुद देखते हो सारी चीज़ों को, बट पता है क्या, बहुत सारे फाउंडर्स का ये भी कहना है कि दैट अगर भाई सारा काम मुझे ही करना है तो आई एम नॉट अ फाउंडर, आई एम अ लेबर। What are your views on that? Because they believe on, I think they are believing on delegation, right? राइट। नो, आई थिंक आइडिएशन को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। मैंने भी जैसे आपको बोला कि पोस्ट हीरोइक लीडरशिप की, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बात कर रहा था कि यू डोंट हैव टू बी द हीरो इन द लीडर इन द कंपनी वेयर यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, देयर पेन पॉइंट्स, अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग हाउ टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, मार्केट रिसर्च, ये एक फाउंडर डीएनए ही है। दिस इज़ वेरी यूनिक टू यू एज अ स्किल। तो ये आप अगर आपको कोई मिल जाता है जो आपके इक्वली गुड कर पाता है तो दिस इज अ ब्लेसिंग। बट you should delegate operational tasks to your team or intellectual tasks, decision making, but deciding the customer pain point, deciding what needs to be built next, that will come only by speaking to people on the ground. तो वो आपको रेगुलरली करना ही पड़ेगा बेसिकली। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट मेकिंग यू लेबर, इट्स एक्चुअली मेकिंग यू बेटर लीडर बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टाइम टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स द कस्टमर। तो वो आपको करना ही, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। यू आर फ्रीइंग अप योर टाइम, यू आर नॉट डूइंग लेबोरियस वर्क टू डू दिस। So this is where you have to spend most of your time and energy. और स्टार्टिंग में आई थिंक वो भी ज़रूरी है क्योंकि पता होनी चाहिए चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, सारी चीज़ें। आई वुड से ये आपको स्टार्टिंग में ही नहीं, आपको सारा टाइम, आप अगर कंपनी 20 साल के जा रहे हो तो आपको करना ही चाहिए बेसिकली। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़े भी हो जाए, आप 1000 लोग की कंपनी बन जाए, तब भी आपको कस्टमर के साथ बात करते रहना चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करते रहना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही नहीं, आपको मिड लोअर सबसे बात करते रहना चाहिए। बिकॉज मतलब मुझे ये लगता है कि एक फ्रेशर जब कंपनी में आता है उसकी एक अलग मोटिवेशन होती है वर्सेस समबडी हु कम्स एट 26 27 वर्सेस समबडी हु कम्स एट 35, राइट?
a man has a very different motivations to a woman. Somebody, somebody is joining here because they could not, nobody's an earning member in their family, so this is the first money that they're making, so money is all that they care about if they're joining in sales, so they want motivation through sales bonuses. Somebody is joining because they had a very high paying job but they never learned anything, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं कि यार मुझे साहिल कुछ सिखाएगा, तो उसको उसका ट्रिगर ही यही है कि मुझे सीखना है. तो अगर आप ये सारी बातें आप जानेंगे नहीं तो आप अपनी कंपनी का कल्चर समझते ही नहीं है बेसिकली, उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशंस, पेन्स, नीड्स नहीं समझते, और आप गलत कल्चर एस्टैब्लिश कर लेंगे बिकॉज यू आर बिल्डिंग ऑफ अ कंपनी कीपिंग इन माइंड व्हाट यू थिंक इज द राइट कंपनी, बट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ व्हाट द राइट कंपनी इज वेरी डिफरेंट एंड इट इवॉल्व्स ओवर टाइम at different stages of the company. So you also have to evolve with time by talking to people, and talking to people is never laborious work. It's actually one of the most meaningful things that you can do to build a company, right? And again, if you look at leading companies that have become like $1 billion or public companies, उनके फाउंडर्स हमेशा ये बोलते हैं कि यार दिस कंपनी दैट वी हैव बिल्ट इज नॉट वन कंपनी, इट्स लाइक 3-4 कंपनीज ओवर 3-4 years, बिकॉज यू हैव टू इवॉल्व एज अ फाउंडर, यू हैव टू इवॉल्व एज अ कंपनी, यू हैव टू इवॉल्व एज एन एंटरप्रेन्योर, एंड डीएनए Completely agree. ethos चेंज होता रहता है बेसिकली, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व. कंप्लीटली एग्री. बिकॉज ठीक है, मतलब देखो आजकल क्या है दैट एवरीवन हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, या बिकॉज उनके साथ कुछ अलग हुआ है, राइट? उनकी जर्नी हो सकता है अलग हो, तो एवरीबडी प्रोवाइड्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बट हाँ, अगर एक नॉर्मली बात करें तो आपका पॉइंट ठीक है, वैलिड है. यू शुड बी सराउंड, आप रहो अपनी कंपनी के बीच में, लोगों के बीच में, चीज़ों के हर उसमें देखो, डिपार्टमेंट्स में, दैट हाउ दे आर ऑपरेटिंग, सारी चीज़ें सही चल भी रही हैं नहीं चल रही. बिकॉज जब आप ये सोच लेते हो कि भाई मैं तो राजा हूँ, तो प्रजा हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए सारी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बिकॉज हो सकता है जो आपके ऑपरेशंस निभा रहे हैं, जो लोग आपने डेलीगेट भी कर दिए, या यू थिंक दे आर डूइंग राइट, बट हो सकता है दे आर डूइंग रॉन्ग समथिंग. वो आगे जाके पता चलती हैं चीज़ें, तो वो केओस हो जाता है, राइट? नहीं, आई थिंक हमारी कंपनी के डीएनए में ट्रस्ट बहुत है कि मतलब अगर मैंने किसी को टास्क डिलीट किया तो मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा, बट हैविंग वेरी क्लियर माइलस्टोन्स, मतलब आई विल डिस्कस ऑन आउटकम्स बेसिकली. अब उसके बीच में तुमने क्या किया क्या नहीं किया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमने डिसाइड किया था, वाई यू एबल टू गेट देयर और नॉट, दैट इज ऑल दैट मैटर्स बेसिकली, राइट? सो दैट इसी से एक जुड़ता हुआ क्वेश्चन है दैट व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी, तब आपके पास पैसे नहीं होते, एंड यू आर फाइंडिंग गुड पीपल, आप टीम बनाना चाहते हो ताकि उसी के साथ आपको ड्राइव मिलेगी कंपनी में. पैसे होते नहीं, आप गुड सैलरीज ऑफर कर नहीं सकते, तो हाउ टू मेक देम ज्वाइन? अगर कभी कभार ना कुछ अच्छे लोग मिलते भी हैं, बट होता क्या है दैट वी आर नॉट हैविंग दैट मच फंड्स कि हम उनको ऑफर कर पाएँ कि वो हमारे साथ आए काम करने पे. तो हाउ डू यू मैनेज दैट एट दैट टाइम? जुगाड़, लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई थिंक आई टेल यू मैंने कैसे जुगाड़ किए हैं बेसिकली, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड माय सिस्टर कि यार थोड़ा तू हेल्प कर दे. मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड नाउ जो उनको डेट करी वो डेवलपर था, तो मैंने बोला कि भाई तू थोड़ी हेल्प कर दे, राइट? मैंने कुछ अपने कॉलेज के दोस्तों से हेल्प मांगी कि यार थोड़ा टाइम यहाँ पर लगा दे, राइट? सो वो लोग हैं जो आपको ट्रस्ट करते हैं बेसिकली, अपना ट्रस्ट सर्कल जो होता है बेसिकली, आप वहाँ पे जाइए, उनसे हेल्प मांगिए. वो पता है कि उनको पता है ये बात जो आप बोल रहे हैं कि इसके पास अभी में भी ही इज़ वेरी अर्ली इन द बिजनेस, तो दे विल हेल्प यू बिकॉज दे लाइक यू. उनको भी मज़ा आ रहा है कि दे वांट टू कंट्रीब्यूट. एंड इवन टुडे मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सीनियर लीडर्स मुझे हेल्प करते हैं फॉर नो कॉस्ट बेसिकली. वो बोलते हैं कि यार हमें पता है कि यार अभी मे बी यू माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड, लाइक इफ आई एम 65 आई कांट हेल्प यू, आई कांट एक्सपेक्ट यू टू बी एबल टू अफोर्ड मी. तो यार चलो ठीक है यार, लड़का अभी यंग है, ट्राई कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, तो दे विल हेल्प यू, राइट? एंड आई थिंक अगेन इट्स नॉट लाइक फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, बट यू कैन इटरेट. एंड आई डोंट थिंक ये मतलब स्केलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको ये हर बार मिलेगा, बट फाइंड पीपल हु लाइक यू एंड हु कैन हेल्प यू आउट इन स्मॉल थिंग्स, एंड धीरे 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 अपना धीरे धीरे फाइनेंसेस बेटर करते रहो, फंड्स बेटर करते रहो, और धीरे धीरे सी हाउ मेनी पीपल यू कैन काइंड ऑफ स्लोली ब्रिंग फुल टाइम, राइट? बिकॉज एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं दैट देयर इज़ अ बॉय जो कहीं बाहर से आया, एंड सपोज दिल्ली आया, एंड इवेंचुअली उसने काम करा, जॉब करी, एंड ही थिंक दैट मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड उन्होंने एक स्टार्टअप को बिल्ड करना स्टार्ट करा. अब स्टार्टिंग पॉइंट पे लिमिटेड फंड्स हैं जो उसने सेविंग्स करी थी, उसी से पूरा Yeah. बिजनेस चल रहा है. या अब ही इज़ हेयर, अब उसको एक टीम बनानी है, राइट टीम ऑफ फाइंड करनी है. आप लोगों से मिलोगे. मेरा क्वेश्चन उन लोगों के लिए है कि दैट ठीक है, अब उसके पास एक सर्कल नहीं है शहर में,
उसके पास जो सर्कल होगा बहुत लिमिटेड है, सपोज नहीं है इतना स्किल्ड सर्कल। अब वो क्या करे? अब आई एम मीटिंग यू, सपोज आई एम मीटिंग यू, मेरी एक कंपनी है, अब मैं आपसे मिला। अब सपोज यू आर गुड एट सेल्स, मतलब यू आर गुड सेल्स पर्सन। अब मुझे पता है अगर आप मेरे साथ आते हो तो यू विल एड लॉट ऑफ वैल्यू टू माई कंपनी, और अब मेरी सेल्स बहुत इंप्रूव होंगी, यू विल हेल्प मी अलॉट। बट यू आर अ गाय, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 years 3 years, आपका एक एक्सपीरियंस है, एंड आप उसकी डिमांड करते हो मेरे से 60,000 रुपये सैलरी सपोज, या 1 लाख रुपीज़, भाई मैं 1 लाख लूँगा, देन आई विल ज्वाइन यू। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं चाहता हूँ कि मैं आपको लाऊं, बट आई कैन ओनली ऑफर यू 40,000 30,000, तो व्हाट शुड आई डू? हाँ, तो इसका आप सिंपल ये रखिए, अप्रोच इसकी ये रहती है, यू ऑफर देम शेयर्स इन द कंपनी, दैट्स व्हाट दे डू, दैट्स व्हाट वी डू इवन टुडे एज वेल, राइट? फॉर एग्जांपल, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ही का अभी जो आपने एग्जांपल बोला, सपोज आपने किसी को हायर करना था, इसकी 60,000 सैलरी रुपीज़ अ मंथ की सैलरी है, उसकी सैलरी एनुअल बनती है ऐसे 7.2 LPA, 7.2 lakhs पर एनम। आप सपोज उसको ऑफर कर सकते हैं ओनली 30,000 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ 3.6 लाख पर एनम। अब डेफिसिट हुआ 3.6 लाख पर एनम का। आप उनको बोलो जो मेरी कंपनी है सपोज हाइपोथेटिकली 5 lakhs पर मंथ का रेवेन्यू करती है, राइट राइट। और 60 lakhs पर ईयर का रेवेन्यू करती है, और मैंने थोड़ा बहुत जो पैसा रेज किया है, मैंने सपोज 40 लाख रुपीज़ फंडिंग रेज किया है एट 5 करोड़ वैल्यूएशन। तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है 5 करोड़ रुपए, और आपका 3.5 लाख का डेफिसिट है। मैं आपको 3.5 लाख का जो डेफिसिट है उसको मैं 2x करके या 1.25x करके या 1.5x करके आपको 3.5 लाख की जगह सपोज 6 लाख के शेयर्स दे देता हूँ कंपनी में एट अ 5 करोड़ वैल्यूएशन, या 6 लाख की जगह 7 लाख के शेयर्स देती है। ये मल्टीप्लायर कम होता चला जाता है एज यू ग्रो, बिकॉज देन यू हैव बेटर नेगोशिएशन वो, राइट? सपोज आपने बोला कि भाई तुम्हारा 3.5 लाख का डेफिसिट है, मैं आपको 6 लाख के शेयर्स दूंगा, और जो 6 लाख के शेयर्स है, अभी कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ है। आपको दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस कंपनी की वैल्यूएशन 1,000 करोड़ हो जाएगी। तो जो आपके जो 6 लाख के जो शेयर्स हैं वो 5 करोड़ के इंटू 20x पे 100 करोड़ 200x हुआ, तो जो 6 लाख के शेयर्स हैं इंटू 200x है बेसिकली 120 करोड़ की वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सो नाउ अब आप चूज कीजिए कि आपको एक 6 लाख की जॉब करनी है, या फिर आपको 6 लाख के शेयर्स लेने हैं विद 3.6 लाख की सैलरी, where purely on a transactional basis the upside is that you can make 120 crores in net worth for yourself. That is the maths. विजन शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या और ये मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली एक्सेल शीट पे समझाता हूँ। इफ समबडी इज टेकिंग अ पे कट, मैं बोलता हूँ कि देखो यार, अभी हमारी कंपनी की वैल्यूएशन x है। आपको पता है कि अगर मैं भी अगर यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मैं भी इसके लिए अपसाइड रखूंगा ही रखूंगा, तो इसकी कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर y तक पहुँच सकती है, इतना अपसाइड है। तो अगर आप यहाँ पर इतना एक पे कट लेके आते हैं तो आपको एज ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस बोलते हैं इसको, आप अगर ये लेते हैं तो आपको इतनी अपसाइड मिलने की पॉसिबिलिटी है, विच यू विल नॉट बी एबल टू कवर अप इन अ जॉब। अब एक और हैक ये है कि जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, आप उनको बोल दो आप हमें कंसल्ट करना शुरू कर दो, कि यार ये बोलो कि मैं नहीं चाहता कि अपनी जॉब छोड़ो, अगर आप मतलब 8-9 घंटे काम कर रहे हैं वीकेंड्स में या रात को, आप मेरे साथ मुझे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, 2-2 घंटा वो करने दो, तो 2 घंटे के या 3 घंटे के जो आपके रेट बनता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगेन आप एग्जांपल लीजिए कि किसी की 50,000 या 60,000 सैलरी है, 9 घंटे के हिसाब से उसका कॉस्ट पर आवर निकाल लो बेसिकली, उसको भी थोड़ा एक लिबरल वैल्यू ले लो। ऐसा मत रखो कि उसको लगे कि यार मेरे लिए लॉस मेकिंग डील कर रहा है, उस पर लिबरल वैल्यू लेके उसको एक बोल दो कि इतने शेयर्स मैं आपको दे दूंगा, एक ESOPs दे दिए कि यार आई एम कॉम्पनसेटिंग यू फॉर शेयर्स where you are not losing your job, you are continuing to do your job, and you are just helping me out on weekends or post workouts, and once things materialize or get better, then you can join me full time, once you are yourself bullish on the company, कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आ गया कंपनी में, तब आप मुझे ज्वाइन कर लो। Here you find the solution. या बिकॉज मैं चाहता हूँ जब ये कोई पॉडकास्ट देखे, अब दिस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। एंटरटेनमेंट के लिए यार बहुत चीज़ें हैं, आप बहुत चीज़ें देख सकते हो, बट इफ़ यू आर लिसनिंग टू साहिल भाई एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू अ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, आपको पता होना चाहिए कि जो सीखने के लिए आप आए हो वो आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। वैल्यू मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिजनेस का एक पार्ट सेल्स है जो आपने अभी बताया, बट एक पार्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को स्केल करने में, दैट इज़ मार्केटिंग। तो अब मार्केटिंग के काफ़ी सारे वेज हैं, दैट आप ऑर्गेनिक भी आजकल कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, एंड यू कैन डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और आप फिर देखो मार्केटिंग में ऐसी फिर कोई लिमिट भी नहीं है, यू कैन स्पेंड lakhs crores, जितने आप कर सकते हो करो। करेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू यू, जब आप एक बूट स्ट्रैप कंपनी हो, आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, तो व्हाट आर द बेटर वेज ऑफ डूइंग मार्केटिंग? एक्चुअली प्रतीक, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग अगर आप बता दो। एक्चुअली प्रतीक, इट्स
the question is very subjective depending on the nature of the business. So for example, business हो सकता है एक प्योर B2C बिजनेस हो सकता है जहाँ पर एक्चुअली हमें उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि अगर आप B2C हैं, B2B हैं, या जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका कस्टमर है कहाँ पर. तो इसको हम बोलते हैं आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बोलते हैं, ICP बोलते हैं, राइट. जब आप अपना आइडियल कस्टमर पर्सोना बना रहे हैं तो आप बनाइए बेसिकली. फॉर एग्जांपल, राइट, लाइक चलो एक एग्जांपल लेते हैं. कोई एक मैंने किताब लिखी है फॉर एग्जांपल, राइट. आई हैव रिटन अ बुक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. एंड मैं बोलता हूँ कि यार मैंने जो किताब लिखी है एंटरप्रेन्योरशिप की, इट इज़ फॉर पीपल हु आर बिटवीन 24 to 26 या हु आर स्टक इन देयर करियर, जिसके बारे में हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे, एंड वांट टू learn about entrepreneurship so that they can eventually start a company 2-3 years from now. तो ये मेरा ICP बन गया, आइडियल कस्टमर पर्सोना बन गया. अब इस ICP का कितना पेइंग प्रोपेंसिटी हो सकता है, इसकी सैलरी कितनी होगी, एनीवेयर बिटवीन यू नो से फॉर एग्जांपल से 30-40,000 to 50,000 60,000 एवरेज मीडियन सैलरी बोल रहे हैं. वो अपने खाली टाइम में इस टाइम पे क्या क्या कर रहा है बेसिकली, राइट. वो सोशल मीडिया कर रहा है, वो कॉमेडी शोज़ पे जा रहा है, वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, राइट. मैंने उसका ये बनाया, राइट. उसका एंगेजमेंट विद टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी अनटोल्ड पेन क्या है और उसकी अनएक्सपेक्टेड गेन क्या है, राइट. अनटोल्ड पेन क्या है कि मैं यार जॉब में स्टक फील कर रहा हूँ, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी, बट मुझे पता ही नहीं कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है, कहाँ स्टार्ट करनी है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता. और अनएक्सपेक्टेड गेन क्या है, कोई मुझे ये बता दे कि मुझे स्ट्रक्चर दे दे इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, राइट. अब मैंने आइडियल कस्टमर पर्सोना पूरा बनाया, डिटेल में बनाया. अब मुझे और फिर मैंने इस आइडियल कस्टमर पर्सोना के 100-200 लोगों से बात की, राइट. मैंने रीच आउट किया, एक सिंपल मेटा एड रन करी मैंने, और मैंने बोला कि मुझे 24 से 26 साल के लोग अर्बन सिटी के हु आर इंग्लिश स्पीकिंग, कंफर्टेबल विद इंग्लिश, मैंने वो लिया और उनसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग से कस्टमर को समझा. जब मुझे ये समझ आ गया एज अ बूटस्ट्रैप कंपनी, मैंने पैसे कुछ भी स्पेंड नहीं किया, शायद इस पूरी एक्टिविटी में मैंने 5-10 हज़ार रुपये खर्चे होंगे, और मैंने मुझे इनसाइट पूरा मिल गया. वंस यू हैव फिगर्ड दैट आउट, know that what is the cheapest way to acquire a customer initially, even if it means paying. Now the mistake that entrepreneurs do is कि वो ये सोचते हैं कि cheapest का मतलब कि मुझे फ्री में ही चाहिए, तो वो क्या करते हैं, मैं SEO करने लग जाते हैं, सिर्फ SEO सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन करने लग जाते हैं, या करते हैं बस ऑफलाइन करने लग जाते हैं. मे बी द चीपेस्ट वे टू अक्वायर कस्टमर इज एक्चुअली परफॉर्मेंस मार्केटिंग टू स्टार्ट. And once your company reaches a certain size and scale, then building SEO or branding is important. पर वो क्या करते हैं, वो अदर वे राउंड, दे फ्लिप द इक्वेशन एंड दे स्टार्ट गोइंग टू पॉडकास्ट, दे स्टार्ट यू नो कोल्ड मैसेजिंग पीपल, बट दैट विल नेवर स्केल, राइट. एक चीपेस्ट और स्केलेबल वे से आप स्टार्ट कीजिए, और जब आपको वो मिल जाता है, समटाइम्स इट कैन बी जस्ट मैसेजिंग पीपल ऑन लिंक्डइन और मैसेजिंग पीपल ऑन इंस्टाग्राम. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, efficient, and that can scale a bit so that it gives you cash flows to do other things also. So once you have figured out your first channel, उस चैनल को स्केल कीजिए. अगर आपको एक समझ आ गया, जैसे आप, ये नहीं है कि आपको पहली बार ये पता चल जाएगा, बट यू हैव टू ट्राई. बट आपका थॉट प्रोसेस यही रहना चाहिए कि मैं सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका वेयर माई ICP इज देयर, यू नो आई कैन रीच आउट टू देम एट स्केल, राइट. नाउ सपोज अगर मैंने बुक है, अब मुझे पता है कि यार मेरी बुक में मुझे समझ आया कि लोग जो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हैं, जैसे आपका देख रहे हैं, या बियर बाइसेप्स देख रहे हैं, राज शमानी देख रहे हैं, इन सब पॉडकास्ट की जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी ऑडियंस को मैं अगर एड्स रन करूंगा तो माई लाइकलीहुड ऑफ सेलिंग इज मोर. अब मैंने वहाँ पर सपोज 10 लाख रुपये की सेल करने लग गया महीने की. अब मुझे दिखता है कि यार ये तो मैं 1 करोड़ पे स्केल कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं 12 करोड़ का रेवेन्यू बुक से बना सकता हूँ, राइट. अब मुझे धीरे धीरे समझ आता है कि अगर मुझे 12 में प्लेटू करूँगा तो मैं अमेजोन में भी बेच सकता हूँ, मैं ऑफलाइन बुक स्टोर से भी बेच सकता हूँ. बुक स्टोर्स कौन से, जो मॉल्स में है, राइट. अब मेरे पास पैसा है टू इन्वेस्ट वेयर इन्वेंट्री अगर वापस भी आए तो आई कैन लूज दैट मनी ऑल्सो, राइट. तो नाउ आई एम इन्वेस्टिंग इन कैपेक्स हेवी मॉडल्स विच वेयर यूनिट इकोनॉमिक्स इज स्लाइटली बेटर. क्या पता आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सिर्फ 10% का प्रॉफिट बच रहा हो, राइट. पर क्या ऑफलाइन में आपको ज़्यादा बच रहा हो, बट ऑफलाइन में जाने के लिए आपको ये पहले लो बैरियर टू एंट्री वाले चैनल पे अपना DNA बनाया, अपना पूरा वो बनाया जहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट आने लगे, एंड यू कैन पुट इट बैक इन द बिजनेस एंड गेट द राइट चैनल्स व्हिच कैन बी मोर प्रॉफिटेबल. सपोज आप ऑफलाइन गए तो ऑफलाइन में आपको 30% का एबिटा बना, एबिटा इज अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस बेसिकली, राइट. सो अब आप धीरे धीरे वहाँ पर अपने पैर फैलाते चले गए बेसिकली, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गो इंक्रीमेंटली वन स्टेप एट ए टाइम बेसिकली. तो आपने बताया यू कैन स्टार्ट विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग, या आप लुक आउट करो कि आपके लिए क्या फिगर आउट करना पड़ेगा आपको. परफॉर्मेंस मार्केटिंग माइट नॉट ऑलवेज बी द आंसर, समटाइम्स इट कुड बी जस्ट कोल्ड मैसेजिंग. फॉर एग्जांपल अगर आपका, जैसे हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, अगर आपको क्वालिटी गेस्ट चाहिए तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो गेस्ट नहीं ला सकते, आपको तो लिंक्डइन में मैसेज करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, बिकॉज जो उसका आइडियल कस्टमर पर्सोना है वो एड से किसी को ट्रस्ट करके नहीं लाएगा बेसिकली, राइट. वो अगर मुझे ईमेल आएगा तो मैं शायद उसको ट्रस्ट करूंगा, या लिंक्डइन आएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी आएगी, उसकी पास्ट लिटरेचर मिलेगी मुझे, तो देन आई विल ट्रस्ट दैट पर्सन दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वर्थ माई टाइम व्हेन
I go, right? Right. I should go. Yeah, so it's exactly this way that you have to figure out the ICP, ideal customer persona, and then decide what is the right channel for you, right? Which is exactly what you have done for yourself also. So that is it. ओके, यू हैव टू फिगर इट आउट कि Yeah. भाई क्या चीज़ वर्क कर रही है प्रैक्टिकली। जाना पड़ेगा 100 दरवाजों पे, खटखटाना भी पड़ेगा आपको, राइट? बट ओके। मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एक चैनल समझ आ गया है, अगेन ये मैंने स्टैनफोर्ड सीट से ही सीखा है बेसिकली, एक 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 फ्रेमवर्क होता है, इसको बोलते हैं आंसर ऑफ मैट्रिक्स। आप व्यूअर्स इसको थोड़ा लोअर डाउन करके आप समझा। हाँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। उनका बस आंसर ऑफ मैट्रिक्स एक पार्ट होता है कि अगर आपको एक चैनल मिल गया है बेसिकली, वेयर आपको दिख गया कि यहाँ से अब लोग कन्वर्ट होने लग गए हैं, तो अब ऐसा मत कीजिए कि अब दूसरे चैनल में भाग गए। अब उस चैनल का पूरा जूस निकालो बेसिकली, राइट? नाउ गो वेरी डीप इनटू दिस चैनल कि नाउ अब इसका जितना आ सकता है हाँ, निकालो। अब निकालो। अब ये समझ आ गया ना, ये बहुत डिफिकल्ट है ये पहुंचना प्रोडक्ट चैनल फिट। मतलब इट्स लाइक कि पहले रास्ता मिल नहीं रहा था, Right. रास्ता मिला तो अब पकड़ लो। हाँ, राइट। अब लोग बहुत मिस्टेक ये करते हैं, मैं बहुत ही मंजे हुए एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ, जिनको एक चैनल समझ आ गया है, पर वो अब दूसरे ढूंढने लग रहे हैं कि भाई पहले इसका तो पूरा जूस निकाल लो, राइट? अब गो वेरी डीप इनटू इट विद व्हाटएवर कैपिटल यू हैव, गो ऑल गन्स ब्लेजिंग कि यार अब इसको तो नहीं छोड़ूंगा बेसिकली, राइट? अब ये समझ आ गया है, समझ आ अब तो गया। ये पूरा जाऊंगा बेसिकली। अब जब तक ये प्लेटू नहीं करेगा तब तक मैं नेक्स्ट में लूंगा, अनलेस एंड आई हैव इनफ कैपिटल, या तो मेरा पैसा ना ऑप्शन पड़ा है बैक में, आई हैव रेज इनफ कैपिटल कि मैं 4 चैनल एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। बट इवन व्हाइल यू आर डूइंग इट, योर प्रोडक्ट, इफ यू हैव फाउंड योर प्रोडक्ट चैनल फिट, like go very deep into it, that's very important. राइट, ये बहुत अच्छी एडवाइस आपने दे दी है। अच्छा, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, देखो डाउट तो रहता है दैट ये राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, क्योंकि इन स्टार्टिंग यू आर ऑलवेज इन डाउट कि भाई ये चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे आपने लिवोफाई प्लेटफॉर्म बनाया, अब ये एक ऐसी सर्विसेज हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? और इंडिया इज़ अ कंट्री जो लीस्ट इंटरेस्टेड है हेल्थ के ऊपर। कोरोना वायरस के बाद ये चीज़ पर्सपेक्टिव अब चेंज हो गए हैं। मुझे लगता है कोरोना वायरस के बाद आपको भी लगा होगा कि दैट लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं अराउंड फॉर हेल्थ। पीपल आर मेकिंग पॉडकास्ट अराउंड हेल्थ एंड बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं उन पर, बिकॉज लोग थोड़ा सीरियस हो गए इस चीज़ को देख के हुए। बट जब आप स्टार्टिंग में बनाते हो तो आप लोगों से शेयर भी करते हो, आप अपना प्लान भी लोगों के पास लेके जाते हो कि भाई आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दिस आउट। बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं भाई क्या कर रहा है ये, व्हाट इज़ दिस, तू ये क्यों कर रहा है, ये चलेगा ही नहीं। और हो सकता है आप उसको बहुत इंटेलिजेंट मानते हो जिसके पास आप लेके गए, समहाउ आपको डाउट मिल गया, आपने भी करके देखा, हो सकता है स्टार्टिंग में कभी कभी रिजल्ट नहीं आते आपको अकॉर्डिंग। उस सिचुएशन में आपकी क्या सोच है, आपने कैसे उसको फिगर आउट करा कि नहीं यार दिस इज द थिंग आई एम बिल्डिंग इट एंड इट विल गो राइट एनीवे? See, I think the good thing about what maybe I hope I don't sound incorrect. One good trait that I've learned about myself is that I don't get attached to an idea. कि यार मतलब अगर नहीं चल रहा ना तो इज्जत से छोड़ दो उसको। Like I think जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप स्टार्टअप करना मुश्किल है बट स्टार्टअप छोड़ना और भी मुश्किल है, या कोई उसका आइडिया से अटैच होना और उसको छोड़ना और भी मुश्किल है। डैम गुड स्टेटमेंट। तो अगर मतलब देखिए लोग बस इसकी बात करते हैं कि यार जॉब से स्टार्टअप करना में वो ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट होती है, पर अगर आपका कोई स्टार्टअप का आइडिया नहीं चल रहा, उसको रिस्पेक्टफुली बोल दो कि यार आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई मोर टाइम एनर्जी बिकॉज आई नो आई फेल्ड, तो मैं रिस्पेक्टफुली फेल करके नेक्स्ट आइडिया मूव कर जाता हूँ बेसिकली, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब कोई आइडिया काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पर हीरो बनने नहीं आया बेसिकली, राइट? मुझे ऑब्जेक्टिवली पता है यहाँ पर इनफ वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी नहीं है, इम्पैक्ट क्रिएशन अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ माई Don't to get stuck in a tagline कि I am a founder of this and I will build it anyway. तो मैं वो नहीं करता बेसिकली, राइट? अगर कोई इन्वेस्टर का मुझे ओपिनियन मिलता है कि यार ये नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम देम। एंड कुछ इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे इकोसिस्टम में जो आपको अब मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं करता कि नाउ आई हैव टू प्रूव दिस पर्सन रॉन्ग, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आई एम गोइंग टू प्रूव दिस रॉन्ग, राइट? आई एम नॉट हेयर टू प्रूव अ पॉइंट, आई एम जस्ट हेयर टू बिल्ड समथिंग दैट इज मीनिंगफुल, दैट इज वर्थ माई टाइम एंड एफर्ट एंड is worthy of creating impact. And I can, I would say that for every one idea that works, I would fail, I think 25-30 times. Like I would say my success rate would be less than 5%. But it's very important to give yourself that space that यार मुझे insight समझ आ गया, जहाँ पर मुझे insight समझ आ गया यहाँ पर नहीं स्केल करेगा तो मैं नहीं डालता बेसिकली और टाइम और एफर्ट, मैं छोड़ देता हूँ बेसिकली उसको। जैसे आपने बताया दैट ये आपका पर्सपेक्टिव है, बट आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के, एंटरप्रेन्योर्स के या बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव ये रहते हैं कि दैट ठीक है फॉर देम इट विल नॉट गोना वर्क। एंड बहुत बार हिस्ट्री आप उठा के देखो, बहुत बार ऐसा हुआ भी है दैट पीपल सेड इट। शार्क टैंक यूएस में ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि भाई जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई तेरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं है, आज वही शार्क टैंक का जज है। राइट। ऐसे भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं
मतलब आप हिस्ट्री उठा के देखो। बट प्रतीक आई थिंक आप जब भी आप हिस्ट्री उठाएंगे ना और आप एंटरप्रेन्योर को देखेंगे, उसका इंसाइट डीप इनफ होता है, इसलिए वो चलता है बेसिकली, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप जो शार्क टैंक के जज की बात भी कर रहे हैं, आई थिंक उनका इंसाइट डीप इनफ था और उनको पता था बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बिल्डिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस। आई थिंक उनका डोर लॉक का बिजनेस था बेसिकली, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, राइट? तो उनका इंसाइट डीप था, तो फाउंडर को पता है बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग। इट माइट come off as something that does not look like large enough, but entrepreneur well researched or well insightful enough होता है basically, right? I think I don't want to name, but there are so many entrepreneurs in Shark Tank who were told that it's not worth your time and effort, please stop it, sometimes in polite words, sometimes in rude words, but इन्वेस्टर्स वर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस ओनली, वो सही बोल रहे थे बेसिकली, यार नहीं चलेगा बेसिकली, तो आप क्यों हीरो बन रहे हैं, छोड़ दीजिए वो आइडिया को, राइट? तो कई बार देखिए परसिस्टेंट होना इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी पॉइंट ये आता है कि कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि मे बी आइडिया में दम है, मे बी आई हैव नॉट ट्राइड इनफ, तो आप उसको तो ट्राई कीजिए। मैं वो नहीं बोल रहा कि आप परसिस्टेंस तब छोड़ दीजिए जब आपको लग रहा है कि पोटेंशियल है, बट व्हेन यू हैव ट्राइड एवरीथिंग दैट यू कुड and you know it's not working and you have got the insight, so then don't be a hero. But I'm not saying by no means it's important that as an entrepreneur you have to back yourself when you know that there is potential in the idea. It's just that you need more time and effort to be able to get enough outcome. तो उस टाइम पे तो आपको ridiculously persistent होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने बोला कि 25-30 आइडिया ट्राई करता हूँ, पर मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे पता है मार्केट लार्ज इनफ है, प्रोडक्ट में दम है, बस मुझे हर जगह पे ट्राई करना है बेसिकली, राइट? तो मैं 29 टाइम वो फेल करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे पता है 30वां अगर चलेगा तो बहुत ही लार्ज अपॉर्चुनिटी देगा बेसिकली, सो दैट इज देयर। या गुड थॉट प्रोसेस। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी थी दैट लोग एक चीज़ आजकल शार्क टैंक में देख रहे हैं, वैल्यूएशन, फंडिंग्स एंड वीसीज होते हैं लाइक दैट। जब आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप थोड़ा बहुत रेवेन्यू करने लग गए एंड वेयर, ठीक है, आप कुछ प्रॉफिट बना रहे हो, या सिचुएशन ये मानते हैं, तो हाउ टू कैच अप वीसीज? अब आपको फंडिंग उठानी है, यू वांट टू स्केल अप, अब आप चाहते हो मैं स्केल करूं, आपको फंडिंग उठानी है, तो वीसीज तक पहुंचने का क्या राइट वे है टू अप्रोच देम? राइट, देखिए प्रतीक, आई थिंक इस पे मैंने काफ़ी मेहनत की है बेसिकली। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आप पहले ये समझिए कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। इज इट एन इन्वेस्टेबल बिजनेस और इज इट नॉट? ठीक है, आप एक बार इसको डिफाइन कर दो दैट व्हाट आर, आप कैसे पहचान सकते हो कि मेरा बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है? राइट, देखिए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ बेसिकली। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक डॉक्टर अपनी सर्विस प्रैक्टिस कर रहा है, कोई, अब वो 500 या 1000 रुपये लेके आपको 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम दे रहे हैं टू हेल्प यू आउट विद योर प्रॉब्लम, तो वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं होगा, बिकॉज एक डॉक्टर अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस कर रहा है, राइट? तो अब उसकी एक्सपर्टीज, हाँ, नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि सर्विस बेस्ड मॉडल आर नॉट इन्वेस्टेबल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स। ओके, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि प्रोडक्ट और सर्विस आर इन्वेस्टेबल, बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज नॉट इनफ स्केल फॉर अ वीसी टू बी एक्साइटेड और एन एंजल टू बी एक्साइटेड। ओके, Second example could be मॉम एंड पॉप स्टोर। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रोसरी स्टोर है, किराना स्टोर है, राइट? वो किराने स्टोर में एक एक्स नंबर ऑफ उस पर लाइक प्रॉफिटेबल है, नेचर ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट इट्स नॉट वेरी स्केलेबल, इट्स नॉट स्केलेबल। अब इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को स्केलेबल मॉडल बनाते हैं, राइट? लुक एट, से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो डॉक्टर की जो वेट टाइम है 60 मिनट से 30 मिनट्स पे रिड्यूस कर देता है जो पेशेंट्स की, और उससे डॉक्टर का रेवेन्यू इंप्रूव हो जाता है फ्रॉम से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ टू 1.5 लाख रुपीज़ अ मंथ, और उस हर डॉक्टर से आप 10,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं टू गिव देम एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ रेवेन्यू, एंड नाउ यू कैन रीच आउट टू 20,000 डॉक्टर्स सेलिंग दिस प्रोडक्ट। दैट इज स्केलेबल। अब मैंने क्या है, वो कैपिटल डल रही है कैपेक्स में, विच इज कैपिटल टू बिल्ड द एसेट, एंड वंस दैट हैज बीन बिल्ट इट हैज इनफाइनाइट स्केल, राइट? वेयर मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट कि दैट उस बिजनेस में कंपाउंडिंग वर्क करेगी या नहीं? राइट, करेगी नहीं करेगी, राइट? सो नेचर ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिटेबल इनहेरेंटली, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन लेवल पे प्रॉफिटेबल है, कि मतलब आप 1 रुपये लगा के 1.5 रुपये बना पा रहे हैं या 1.2 बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, बट आपको जो कैपिटल चाहिए इज टू बिल्ड द एसेट, एंड दैट इज वेरी हाई, बट द गेन हैज टू बी वेरी वेरी हाई। एक वीसी तभी इन्वेस्ट करेगा बिकॉज उसको पता है कि मैं 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूंगा तो 9 फेल करेंगे, पर मेरा जो एक सक्सेसफुल होगा वो इतना सक्सेसफुल होना चाहिए कि मुझे 20x 30x रिटर्न दे। ओके,
अगर शार्क टाइम कोई 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे आप पे पैसे लगा रहा है तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी एटलीस्ट 300 करोड़ की वैल्यूएशन में जाएगी। पर अगर वो 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है तो एक्सपेक्ट करेगा यार इन 10 में से अगर 2 भी स्केल कर गए तो मेरी जो 8 के लॉस है वो कवर अप हो जाएंगे, राइट। सेम चीज़ अगर आप किराने स्टोर के देखिए, राइट। अब टिपिकल एग्जांपल ऑफ जेप्टो, राइट। जेप्टो ने क्या किया, किराना स्टोर्स को एग्रीगेट किया और बोला कि मैं 10 मिनट में आपको डिलीवरी दूंगा बेसिकली, राइट। नाउ इट हैज इनफाइनाइट स्केल, राइट। नाउ द प्रॉफिटेबिलिटी पर ट्रांजैक्शन माइट बी वेरी लेस बट इट हैज वेरी लार्ज स्केल, राइट। अब लोग मिस्टेक क्या करते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर कोई होम ट्यूशन है बेसिकली, राइट, होम ट्यूटर है। अब होम ट्यूटर जाके बोले कि मुझे इन्वेस्टमेंट रेज करने, दे विल नोबडी विल इन्वेस्ट बिकॉज द नेचर ऑफ बिजनेस इज सच, राइट। बट Scalable ही नहीं है राइट, वो। बट इफ यू बिल्ड अ ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म दैट enables people to record their courses, interact with their students, it suddenly becomes scalable basically, right? So it's very important to know that is your business investable in the first place, ओके, एंड ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है बेसिकली। बट मुझे 2-3 साल लग गए टू ये समझने कि मेरा बिजनेस कैसा चला रहा हूँ मैं, बूटस्ट्रैप चला रहा हूँ कि फंडेड बिजनेस चला रहा हूँ बेसिकली, राइट। एंड तो अगर आपने रेज कर लिया इन अ बिजनेस विच वॉज नॉट इन्वेस्टेबल इन द फर्स्ट प्लेस तो आप बहुत पेनफुल जर्नी में फंस गए हो, राइट। बिकॉज आपको रिटर्न देना पड़ेगा। अब आपको रिटर्न देना पड़ेगा। Pressure. आप इन्वेस्टर प्रेशर में है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस आपने बनाई है वो इन्वेस्टेबल थी नहीं, स्केलेबल थी नहीं, तो आप लीनियरली ग्रो कर रहे हैं पर इन्वेस्टर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप डिस्प्रपोर्शनली ग्रो करें, वो हो ही नहीं पाएगा बेसिकली, राइट। Right. तो आप जब तक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं बनाएंगे तब तक आपको इन्वेस्टमेंट आइडियली मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी गई तो आप फंस जाएंगे Problem बन बेसिकली। इट विल एक्चुअली सक अप ऑल योर टाइम एनर्जी बिकॉज यू आर नाउ at the mercy of the investor and he's always in your head asking कि यार मुझे returns कब मिलेंगे, right? Right. So once you have figured out that you have a business that is investable where there is enough scale for you to raise capital, then you can go to different kind of investors, right? Investors different kind के होते हैं. First is friends and family, where who are people who you have worked with, your ex colleagues, your friends, family who trust you. उनसे आप थोड़ा बहुत पैसा डलवा के उनसे उनको equity दे सकते हैं. That's one way, right? तो इसके अंदर तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको कॉल कीजिए, बोलिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, आप हाँ, थोड़ा डाल दीजिए, प्लान आउट कर सकते हैं, बेसिक, राइट। सेकंड होता है एंजल्स बेसिकली, राइट। एंजल्स जो बोलते हैं बेसिकली, एंजल्स आर पीपल who put smaller check sizes. They might take slightly higher equity, but they trust, but they come in the startup at a very early stage, basically, in general, Okay. right? So they will probably come at maybe less than, I'm talking less than, ideally less than 100 crores valuation. Typically it will be maybe less than 50 crores of valuation जो आप maybe startups में देखते हैं, where product बहुत early stage पे है, revenues बहुत early stage पे हैं, but they believe in the founder basically, right? That's the kind of valuation. तो वहाँ पर angels, या तो angels हो सकते हैं, दो kind ही again हो सकते हैं, या तो individual angels है, या फिर syndicates होते हैं बेसिकली, angel networks होते हैं। syndicates मतलब एक conglomerate of angels, community of angels, right? I mean, angels बहुत सारे टाइप के हैं, ऐसे नेटवर्क्स बहुत सारे हैं। आप इंडियन एंजल नेटवर्क है, लीड एंजल्स है, फाड़ नेटवर्क है, आईवी ग्रोथ पार्टनर्स है जहाँ से हमने कैपिटल रेज किया है, फ्लूइड वेंचर कैपिटल है जहाँ से हमने कैपिटल रेज किया है। सो यू कैन फाइंड मल्टीपल एंजल सिंडिकेट्स वेयर यू कैन गो। उनको आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू ईमेल और लिंक्डइन। उन्होंने अपने पहले एनालिस्ट बिठाए होते हैं, वो आप एनालिस्ट जूनियर्स होते हैं जिनको आपको पहले पिच करके यही कन्विंस करना होता है कि आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल है। फिर वो आपको अपने पार्टनर से कनेक्ट करेंगे, एंड वंस दे आर कन्विंस दे विल प्रॉब्ली गिव यू अ टर्म शीट टू इन्वेस्ट, राइट। वंस यू हैव क्रॉस द एंजल लेवल, सो टिपिकली होता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली और एंजल्स टिपिकली इन्वेस्ट इन आइदर प्री सीड राउंड और सीड राउंड और एट मैक्सिमम अ सीरीज ए राउंड। नाउ दीज आर जस्ट फैंसी टर्म्स ऑफ सेइंग कि प्री सीड का मतलब कंपनी अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में, प्रोडक्ट भी नहीं बना। प्री सीड मतलब अभी बीज बोना है बेसिकली कंपनी का, तो मैंने बिफोर एनीथिंग मीनिंगफुल हैज हैपेंड आई एम रेजिंग स्मॉल कैपिटल, राइट। सीड राउंड इज वेयर देयर इज सम product is there, some customer के early signs are there, but now I'm putting capital because there is some traction and now I see this to scale basically. Series A is where the potential is slightly higher now, and now the check size will increase, right? The check size will be anywhere above upwards of say 7-8 crores or more basically, right, in capital raising. And then there is Series B, C, D, and that means that Series A में typically VCs या venture capitalists आ जाते हैं where they will probably invest anywhere between $1 million to $5 million, and they would prefer taking a 15 to 20% shareholding in your company basically. That's how VCs operate, right? That's how they calculate valuation. And फिर as you raise next rounds तो आप $10 million $20 million करेंगे, तो वो भी रखते हैं कि 5 से 15% की शेयर होल्डिंग मिल जाए कंपनी में, and they will keep investing in consequent rounds. So that's the process. So it's cold emailing, LinkedIn, but I think at all points in time आपको अपनी social proof, legitimacy, कंपनी के numbers ये सब टाइट रखने पड़ते हैं, so that when a VC comes and meets you, they feel that
दिस पर्सन हैज सब्सटेंस विच इज़ वर्थ माई टाइम, राइट? एंड हाउ डू यू बिल्ड दैट? आपकी कंपनी के नंबर अच्छे हों, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा हो। जैसे मैंने आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव स्टडीड इन गुड कॉलेजेस, बट इफ यू हैव नॉट डन दैट देन आपका वर्क बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। देयर हैज टू बी सम प्रॉक्सी वेयर द इन्वेस्टर कैन से कि यार इसने उनको पीछे कुछ कुछ अच्छा, दिखना हाँ, चाहिए दैट कि व्हाई टू इसने, इन्वेस्ट, हाँ, कि पीछे इसने कुछ तो अच्छा किया है बेसिकली लाइफ में, राइट? कि ये अगर, मुझे कैसे रिटर्न देगा। हाँ, राइट, अगर लास्ट 30 साल में कोई अच्छा नहीं किया तो अगले 30 साल में भी नहीं करेगा, वेरी लाइकली, राइट? ओके, तो आपका अच्छा बैकग्राउंड, आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स आपके बारे में अच्छे बात करें, आपके कस्टमर्स आपके बारे में अच्छा बात करें, सो दोज बिकम गुड प्रॉक्सीज फॉर देम टू इन्वेस्ट इन यू। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है, लाइक आप देखते हो जैसे हमने बताया कि प्रॉफिट्स पे इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरा रिटर्न बनेगा नहीं बनेगा, बट कभी कभार मैंने देखा है ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, हम्म। उसके पीछे का क्या लॉजिक है? हाँ जी, उसकी मैथ्स एक्चुअली प्रतीक ये होती है कि चलो मैं आपको इसकी मैथ्स थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ कि क्या होता है। सपोज वो आपको लग रहा है लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, बट वो एक्चुअली लॉस मेकिंग स्टार्टअप नहीं है, राइट? मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं शार्क टैंक की एग्जांपल ले लेता हूँ दैट कि एक कोई कंपनी है, अब वो हर साल बर्न कर रही है 50 लाख रुपए, हम्म। एंड वो बर्न कर रहे हैं, मतलब कमा तो रहे नहीं है, मतलब बर्न कर रहे हैं सेल्स करने के लिए, बट उस पर भी शार्क्स इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट, तो व्हाट दे सी? राइट। सो व्हाट दे एक्चुअली सी, सो आई टेल यू, राइट? सो ये थोड़ी स्लाइटली टेक्निकल पॉइंट है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि टेक्निकल पॉइंट कैसे होता है बेसिकली, राइट? सो सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट को आपको बनाने में 50 रुपये लगे, और आप उसको सेल कर रहे हैं 100 रुपये में, राइट? तो आपका जो ग्रॉस मार्जिन है बेसिकली, या मैं आपको थोड़ी और सिंपल मैथ्स कीजिए कि सपोज एक प्रोडक्ट को बनाने में आपको 100 रुपये लगे, और आपने उसको सेल किया सपोज 180 रुपये में बेसिकली, राइट? ठीक है, तो आपका ग्रॉस मार्जिन बना से 80%, राइट? बट आपको उसको मार्केटिंग करने में से 50 रुपीज़ लग रहे हैं, आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में किया, तो आपने कुछ मार्केटिंग में कॉस्ट लगाया, आपको कस्टमर को सर्विस करने में जो आपने 100 रुपये लगाया बेसिकली वो हो गया। तो जो आपकी जो एक्चुअल वो हुआ इज 150 रुपीज़ यू हैव स्पेंड, एंड 30 रुपीज़ दैट यू आर मेकिंग पर ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बोलते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड एज CM, कॉन्ट्रीब्यूशन सेम, मार्जिन, ठीक राइट? है, नाउ बट अब आपको लगेगा कि यार अब पर कंपनी लॉस में कैसे लग रही है? ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही हैं, बट कंपनी का जो एसेट बन रहा है वो 2 करोड़ का एसेट बन रहा है, राइट? अब ऐसी जो ट्रांजैक्शन हो रही है जहाँ पर 30-30 रुपये बन रहे हैं, हाँ, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली कम है, बट आपको एसेट बनाने में या वेबसाइट एप्लीकेशन जो बनाने में जो टाइम और एफर्ट और कॉस्ट लग रहा है उसमें आपके 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग गए बेसिकली, राइट? ठीक है, नाउ टू द एक्सटर्नल पर्सन इट लुक्स एज इफ this company is burning money, but the investor is seeing that the company's contribution margin positive, right? So per transaction the investor knows that they are making money. They will have to burn money to be able to build the asset, to be able to build the brand. मतलब वो ये देखते हैं कि राइट नाउ दे आर डूइंग एक्सपेंस स्केल करने के लिए, To build and to scale, right? And once they have done that, but they know inherently the company's contribution margin positive, right? ओके, Or they see that the company or the customer love is very high. Sometimes there are companies that don't monetize and वो तब भी रेस कर लेते हैं. How do they raise? Because for example अगर आप अगेन मैं एग्जांपल लेता हूँ से क्रेडिट का, राइट? हाँ, अगर क्रेडिट ने बहुत सारे पैसे रेज किए, वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जिनका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है, मैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊँगा। अब वो ये बोले कि मेरे प्लेटफॉर्म में उन लोगों को लाने के लिए मुझे $25 मिलियन को उन्होंने फर्स्ट एक्साइज रेज किया, तो मतलब रफली अराउंड 200 करोड़ रेज किए थे। उसको लाने मुझे पहले इतना ही लगेगा, बट ईच कस्टमर इज केपेबल ऑफ स्पेंडिंग सो मच मनी, सो दैट्स वेयर ही इज एबल टू जस्टिफाई बाय सेइंग कि Got it. when I have a community of people who are there at the same time, I can make disproportionate money, right? Same case with WhatsApp. WhatsApp was never revenue generating, but it got sold for $19 billion, right? It was because it had so many concurrent users at the same time, which are worth a lot, right? And Meta understood that. So that's how people kind of understand the unit economics of valuation in general. गेटिंग इट। मतलब मैं ये चाहता था कि मेरी ऑडियंस को पता चले, बिकॉज कभी कभार हम देखते हैं ना कि दैट लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, बट देन ऑल्सो वो इन्वेस्ट कर देते हैं, बट कभी कभार प्रॉफिटेबल स्टार्टअप होते हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करते। वो इसलिए करते हैं बिकॉज दे डोंट सी स्केल। राइट, वो ये नहीं देख रहे कि मुझे आज प्रॉफिट मिलेगा बेसिकली। वो उनके इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ही नहीं किया वो आपके प्रॉफिट में से डिविडेंड लें अर्ली स्टेज में। वो अनलाइक स्टॉक मार्केट जहाँ पर प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स का रहता है, वो ये देखते हैं कि यार ये कंपनी इवेंचुअली लार्ज स्केल बन सकती नहीं बन सकती, बिकॉज उनका पैसा बनेगा जब कोई नेक्स्ट राउंड का इन्वेस्टर उनको पे बैक कर देगा एज सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट बेसिकली। एंड व्हाट इफ आई फेल, लाइक यू इन्वेस्टेड मी, आपने 1 करोड़ मुझे दिया और आपने मेरी कंपनी से 10% इक्विटी ले ली। हाँ। अब आपने मुझे 10 करोड़ की वैल्यूएशन दी कि भाई 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। व्हाट इफ आई फेल? कुछ नहीं होता।
कुछ आप भी नहीं होता। फाउंडर जॉब पे चले जाता है दोबारा से, ओके, अनलेस अंटिल फाउंडर। मतलब एक प्रेशर होता है क्या कि दैट यार मेरा तो पैसे बर्बाद हो गया, या कुछ ऐसा होता है? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, एक इन्वेस्टर आपकी तरह 10 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है ठीक बेसिकली, है। राइट? तो हाँ, हाँ। उनको पता है कि इसमें से 8 तो फेल होंगे ही होंगे, अनलेस एक फाउंडर को डेफिनेटली लगता है कि यार मुझे अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देना और अपने आप को भी देना, बिकॉज वो भी सैलरी कट लेके अपनी कंपनी में काम कर रहा है, राइट? तो इनहेरेंट प्रेशर है टू मेक रिटर्न्स फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर इन्वेस्टर्स, एंड एक हमेशा एक अच्छे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर मैंने किसी से पैसा लिया तो उसको रिटर्न दो इवेंचुअली, राइट? बट इट इज़ वेरी नॉर्मल एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर नोज कि यार फाउंडर ने कोई गलत तरीके से पैसा खर्च नहीं किया, एथिकली मुझे राइट टाइम पे गुड और बैड न्यूज़ बता रहा है, राइट? और सही डायरेक्शन में काम करने की कोशिश कर रहा है, एज लॉन्ग एज ऑल दोज थिंग्स आर मीटिंग, तो नोबडी सेज कि भाई तू तो बहुत ही घटिया फाउंडर है या तू कुछ बहुत ही गलत काम कर रहा है, राइट? बिकॉज एवरीबडी नोज यार वी आर हेयर टू सपोर्ट ईच अदर, एंड दे नो कि यार 8-9 फेल होंगे जब, तो दे वुड रादर से कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, यू डिडंट वर्क आउट फॉर XYZ रीजन एंड इट्स ओके बेसिकली, राइट? एंड यू नो, मैं अपने इन्वेस्टर कैप टेबल के बारे में बता सकता हूँ. सो मेनी पीपल हैव सेड दैट वी हैव पुट मनी इन योर कंपनी नॉट टू मेक रिटर्न्स बट टू learn from your journey only basically, right? Some people, right, it's they say that this is the fee I'm paying to learn from you in your journey, right? It's such a small, but because you need to understand that they know it's an illiquid asset class, unlike stock market. यहाँ पर liquidity बहुत easily नहीं आती, but it's a very high return asset class also basically. So they know it, and if it does not work they are like चलो कोई बात नहीं, नहीं चला तो नहीं चला, कोई बात नहीं, अब बाकियों में फोकस करते हैं. मतलब इट्स लाइक कि दैट उन्होंने 10 करोड़ रुपए का 10 कंपनी में डाले हैं, हाँ, तो इवेंचुअली 2 कंपनीज उनको इतने रिटर्न दे देती है कि हाँ, दैट वो 10 करोड़ राइट, राइट. चले भी गए उधर तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता इसमें। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न देख रहे हैं, तो उनकी मैथ्स ये है कि अगर उनके पास 10 करोड़ है, वो 10 स्टार्टअप में डालेंगे, मतलब 8 फेल हुए तो 8 करोड़ उनके लूज हो गए. अब जो 2 स्टार्टअप है बेसिकली, सबको अगर 10 करोड़ की वैल्यूएशन दी थी, अगर उन दो स्टार्टअप जो जीते हैं या जो अच्छा करे हैं, वो अगर 200 करोड़ की वैल्यूएशन में पहुंच गए, तो एक करोड़ उनका वहां पर 20 करोड़, और दूसरा जो 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, वहां पर भी 20 करोड़, तो 40 करोड़ बने बाय इन्वेस्टिंग 10 करोड़ इन कैपिटल बेसिकली, राइट? एंड से फॉर एग्जांपल दैट हैपेंस एट इन मे बी 7 years, राइट? तो उनके लिए एक अच्छा रिटर्न बन गया, राइट? कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बोले तो 12% कैगर पे 72/12 का 6 साल में पैसे डबल होंगे, और अगर आप इस तरीके से डाल रहे हैं तो आपके में भी 6 साल में क्वाड्रपल या ट्रिपल भी हो सकते हैं. इसको एक कैगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, XIRR बोलते हैं बेसिकली, राइट? सो डिफरेंट मैथमेटिक्स दैट Right. हैपन, सो दैट इज. अच्छा, जैसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो बिलीव ही नहीं करते कि हमें भाई कैपिटल रेज करना चाहिए, लाइक एग्जांपल लेते हैं निखिल कामत, राइट? हाँ, उन्होंने बूट स्ट्रैप ही रखा हाँ. एंड उन्हें जो पैसा कमाया री इन्वेस्ट करते गए, एंड बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई आई वांट टू प्ले अ वैल्यूएशन गेम। उन हो सकता है उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, कुछ आगे जाकर डिफरेंट पर्पस हो। क्या स्टार्टिंग में आपको लगता है कि दैट इन स्टार्टिंग फेज आप थोड़ा बहुत रेवेन्यू कर रहे हो बट यू वांट टू स्केल अप लाइक फास्ट, आपका दिमाग ये चल रहा है कि भाई मुझे तो उसको जल्दी बड़ा करना है, तो यू आर गोइंग फॉर भाई मैं कैपिटल उठा लूँ, तो व्हाट इंडिविजुअल शुड डू? उसको लेना चाहिए स्टार्टिंग में, सही रहता है वाकई में, या फिर ही शुड वेट, एटलीस्ट वेट करना चाहिए उसको? देखिए मैं आपको निखिल कामत या नितिन कामत की बात बताऊंगा, राइट? उन्होंने इनफैक्चुअली एक्चुअली पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि यार अगर हमने स्टार्टअप 17-18 साल पहले नहीं किया होता और अब करते, अब की मार्केट में करते, तो विदाउट रेजिंग दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्रिएट द इम्पैक्ट, राइट? बिकॉज अब जैसे उनके कंपेटिटर जैसे ग्रो आ गए, IND मनी है, तो दे आर पुटिंग सो मच ऑफ कैपिटल दैट at a bootstrap stage they would not have been able to compete because they would have just killed a company like Zerodha by raising more capital, right? So कई बार ऐसा होता है कि वो अर्ली स्टेज पे उनको एडवांटेज था कि उन्होंने कस्टमर को अच्छे से समझा, कम्युनिटी बन गई, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया Zerodha ने, एंड वो कम्युनिटी कंपाउंड करती चली गई, तो बूटस्ट्रैप्ड और प्रॉफिटेबल बन गया, राइट? सेम केस विद Zoho. अब Zoho ने कैपिटल रेज नहीं किया, पर उनके जो एक एक्स एम्प्लॉई थे जिन्होंने कंप्यूटर बना दिया फ्रेश वर्क्स के नाम से, उन्होंने कैपिटल रेज करके अब US मार्केट में वो लिस्ट करना चाहते हैं. तो आई थिंक नेचर ऑफ बिजनेस होता है, बट I think answering your question, you should raise capital when you have enough conviction that this can scale. अगर आपको कन्विक्शन अंदर से खुद नहीं आ रही ना कि ये स्केल नहीं कर सकता, तो मत कीजिए रेज कैपिटल. जब तक आपको कन्विक्शन अंदर से नहीं आ रही कि यार मैं ये किसी का पैसा ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर इस पर स्केलेबल तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तब तक मत कीजिए. जब आपको एक अंदर से कन्विक्शन आ गई यार अब मैं मेरे लिए बस ब्लॉकर यार कि मुझे कोई 2 करोड़ रुपए दे दे मैं फोड़ दूंगा बेसिकली, जब जैसे उसको वो कन्विक्शन आ जाए तो फिर वो फटाफट जल्दी वो कैपिटल रेज करे कि भाई 3 महीने लगा के फटाफट कैपिटल रेज कीजिए. नाउ दिस इज द राइट टाइम. Now it is the right time because if I don't raise my capital then I am just blocked, right? So you are better off raising capital and just blitz scaling basically. So that is it. मैं ये जानना चाहता हूँ दैट एंटरप्रेन्योर की एक सोशल लाइफ होती है,
और एक होती है पर्सनल लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि दैट जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करते हो, सम हाउ यू विल सेक्रीफाइस, बिकॉज लाइफ में एक लिमिटेड ही टाइम है भाई। अब जब आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो तो इट्स लाइक अ यू हैविंग अ बेबी। अब आप उसको बड़ा करने में पूरी जिंदगी लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस होती है, राइट? यू थिंक सो? या आई थिंक देर आर टू थिंग्स। वन इज दैट मतलब मेरा ओपिनियन ये बना है कि स्टार्टअप को अपने बेबी की तरह ना ट्रीट करो तो बेटर है, ठीक बिकॉज है। व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर स्टार्टअप लाइक अ बेबी, you don't want to let go of it when you know things are not working also, right? कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, sunk cost fallacy होती है कि आप when you have come too far you feel कि यार अब मैं कुछ स्ट्रेच करते चला जाता हूँ कि maybe something will work eventually, right? And that's because like I say that your team is not your family and your startup is not your baby, because your team is it's not a family, it's a sports team. I think I've learned this from other mature founders कि भाई मैं इस पे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया yeah लाइक मोस्टली जो फाउंडर्स बोलते हैं ना वो ये कहते हैं दैट आप अपनी जो टीम बना रहे हो गिव देम अ एनवायरनमेंट जहाँ पे वो फील करें दैट इट्स अ फैमिली काइंड ऑफ कल्चर। बहुत फैमिली काइंड ऑफ कल्चर है, बहुत ओपन है एक दूसरे से। बट आपने बताया कि टीम को टीम जैसा रहने दो, वही ठीक है। right. व्हाई इट इज़ लाइक दैट? See, देखिए, I think I say that your team is actually a sports team, not a family. And this is not my own language. I've learned it from other entrepreneurs as well. But I think I very strongly relate to it is because आप अपने कभी फैमिली मेम्बर को ये नहीं बोलोगे तो मेरी फैमिली छोड़ के चले जा, बेसिकली, राइट? यू विल ट्राई एंड वर्क ऑन द रिलेशनशिप, राइट? पर अगर आप सपोज 11 मेंबर की क्रिकेट टीम जा रही है वर्ल्ड कप फाइनल या सेमीफाइनल में, as much as you might like a certain batsman or a bowler for who they are as people, चाहे वो अंदर से अच्छे हों, but if they are not performing after multiple attempts, you have to let them go, right? You have to give them, obviously you will give them feedback, give them opportunities to learn and grow, right? But a sports team cannot have people who are slacking, who are not putting in their best foot forward, right? And unlike a family, sports team requires you to bring people who are bringing their best foot forward, and only then will the company grow or scale, basically, right? अगर आपने इमोशंस भी ला रहे हैं बेसिकली इसके अंदर, तो आप यू आर ओनली स्टॉलिंग थिंग्स और स्लोइंग थिंग्स डाउन, राइट? अगर आप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली को कंपनी में ला रहे हैं तो सबसे पहली कॉन्वर्सेशन आपको ये रखनी चाहिए कि यार हमारा रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ द ऑफिस विल बी वेरी डिफरेंट, बट इनसाइड ऑफ द ऑफिस मैं आई विल बी व्हाट इट टेक्स टू ग्रो द कंपनी टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी। मैं यहाँ एंड पर आई हर्ड इट फ्रॉम सो मैनी फाउंडर्स कि दैट आप अपने जो आपके खास हैं, जो आपने भी स्टेटमेंट दी कि भाई उनको बता दो कि दैट वी हैव अ रिलेशन, या बट व्हेन वी आर सिटिंग ऑन अ टेबल या वी हैव अ डिफरेंट रिलेशन। या तो देन फिर काम की बात काम की होगी बेसिकली। और अगर हार्ड कॉन्वर्सेशन की तो मैं हार्ड कॉन्वर्सेशन भी करूंगा, राइट? मैं अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो मैं ब्लंटली और ब्लेटेंटली यही बोलूंगा कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे और ये आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड इट गोज बोथ वेज कि अगर आपको भी लगता है कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा तो यू हैव ऑल द राइट एंड एक्सेस टू टेल मी कि यार साहिल, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू आर नॉट a leader who I look up to right now at this stage. So it has to be a two-way street, right? The sports team ka law holds or rule holds to the captain also, right? So the captain also has to perform well. Otherwise, sometimes you must have seen that sometimes the company outgrows the founder also, right? Sometimes, when a company reaches a certain size and scale, sometimes the founder also hires professional management to overtake and run the company, because the sports team requires that the founder should also take a back seat. So you have to be very very mature about this thought process, basically. अच्छा, एज अ पैशनेट फाउंडर, एज अ पैशनेट यंग बॉय, व्हाट डू यू थिंक ऑफ लाइफ? Why you are here? What you are building? Why you are building? What do you think about that? I think in general, I think that लाइफ को तुम्हें यही देखना चाहिए कि यार you should सो आई वॉज राइटिंग अबाउट दिस सम टाइम बैक, सो आई एंजॉय राइटिंग अ लॉट। तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा था कि मतलब द नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू हैव इन योर लाइफ इज़ वेरी फाइनाइट एंड वी डोंट रियलाइज till the time the years fly by very quickly, right? And again, I've seen death very closely of my loved ones. I've seen my parents, my family members go through very difficult times in terms of health, right? So we underestimate the importance of the time that we have, and it's very finite, right? So do things that give you enough happiness, enough meaning,
and live a life of minimal regrets or very less regrets in general basically, right? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 60-70 साल की उम्र में बोल रहे हैं कि यार मैं वो 25 साल का था तो मुझे यार ये कर लेना चाहिए था, राइट? बाय द टाइम यू लुक बैक यू शुड से कि I built the company that I wanted to, even if I failed. I asked that girl out who I liked. It's not like I am with somebody who I never liked in the first place, but I put my foot forward. I went to that stage and did that public speaking. I tried that podcast when I thought I was young enough. एक वॉरेन बुफे की लाइन है, right? Yeah, you don't enjoy the sex when you're in your 60s, right? अब वो metaphorically वो ये बोल रहे हैं, he's not talking about sex. He's talking about the fact that जब आपको कोई चीज़ लग रही है, when you feel strongly or passionately about it, do it because it will bite you back as a maximum significant regret when you look back on it, right? So you should live your life on a principle of doing things that give you meaning, give you happiness, and constantly remind yourself that the time is very finite, which is why you should focus on your health, prioritize so that you can get more time and take a live-off plan if possible. So, so that's what I would say. And in fact, life के बारे में हमारी live-off का brand का short form है ये live-off. Actually, it's live for yourself basically, right? So it's a short form of live-off is live for yourself. It is like, एंड ये भी मैंने एक नवल रविकांत से एक कोट है बेसिकली, उन्होंने बोला था कहीं पर कि हेल्दी पर्सन हैज 1,000 रीजंस टू लिव एंड एन अनहेल्दी पर्सन हैज जस्ट वन, दैट इज टू फिक्स देयर हेल्थ, राइट? सो यू वांट पीपल टू लिव फॉर देमसेल्व्स बाय बीइंग हेल्दी सो दैट दे हैव 1,000 रीजंस टू लिव, राइट? सो आई वुड टेल पीपल कि यार if you think about life, like be very healthy, because when you are healthy you will have more shots to things that you like, right? अगर आप 60 साल की जगह 80 साल जी रहे हैं तो आप 20 साल तो एक्स्ट्रा वैसे ही जी रहे हैं बेसिकली, राइट? उन 20 सालों में आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं बेसिकली, राइट? अगर आप 30 से 50 साल की उम्र फेल भी करके क्या पता आप 80 साल की उम्र सक्सेसफुल हो जाएंगे वैसे, राइट? सो बीइंग हेल्दी इट्स अ जर्नी, जस्ट गिव्स यू मोर शॉट्स. सो लाइक एन इन्वेस्टर यू आर गिविंग योरसेल्फ मोर शॉट्स कि यार एक स्टार्टअप फेल हो तो 2 और ट्राई कर लिए, तो क्या पता मे भी चौथा 5वां चल जाएगा. राइट. तो डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? Yeah. I think manifestation is scientific also. So right. So I would say that manifestation is when you very strongly believe about a purpose or a cause which you think that you can get to. When you start to manifest that and you can very clearly imagine the situation. Now कई लोग obviously ये बोलते हैं कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात or the universe aligns its energies to get you to get there. That's one way, right? But scientific way is this, that your brain also starts making neural networks in a manner that it makes you take efforts towards that direction. So जो हम बोल रहे हैं कायनात हमारे लिए लकी, हमें लक दे रही है, हमें एनर्जी दे रही है, हमें फोर्स दे रही है. When we start very deeply manifesting it, हम ऑटोमेटिकली उन डिस्ट्रैक्शंस को, उन चीज़ों को जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो ऑटोमेटिकली कम करने लग जाता है, बिकॉज हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वो न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड कर रहा है कि यार मुझे अगर पॉइंट ए पे हूँ, मैं मुझे बी तक पहुँचना है तो मुझे रात को कम पार्टी करनी है, कम अल्कोहल पीनी है, 12 घंटे काम करना है, ऑटोमेटिकली जा रहे हैं बेसिकली, राइट? व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज लक और यूनिवर्स इज आल्सो योर ब्रेन्स न्यूरल नेटवर्क्स ऑटोमेटिकली पुटिंग दैट टाइम एंड एफर्ट बेसिकली. सो दैट इज मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि दैट जो आप सोचने लगते हो आप वैसे ही बन जाते हो. करेक्ट. और आप उसी तरफ बहने भी लग जाते हो. मतलब यू विल नॉट रियलाइज कि दैट मैं उस तरफ जा रहा हूँ, बट अगर आपके माइंड में वो चीज़ बन गई है, वो इमेज, तो इवेंचुअली यू विल मूव टुवर्ड्स इट. कैसे करके आप उधर बहोगे, मतलब कहीं जाने वाले हो ना, तो इट्स लाइक दैट. या आई थिंक एक बड़ी अच्छी लाइन है बाय जाकिर खान, राइट? सो ही सेज दैट एक आदमी, बड़ा आदमी आज आपको दिख रहा है बेसिकली, पर वो आज बड़ा आदमी नहीं बना, वो पहले से ही बड़ा आदमी है, उसकी पर्सनैलिटी बस आप तक आज पहुंची है, राइट? नाउ फिर मैंने सोचा कि अरे ऐसे पहले से बड़ा आदमी कौन होता है बेसिकली, राइट? तो पहले से बड़ा आदमी वो होता है जो who's actually talking very highly of himself or is doing amazing self-talk to himself or herself when the chips are down, when things are not going in their way, right? They are still telling themselves that I am meant for big things, I am meant for great things, I will do whatever it takes to do great things, right? Even if it implies that I might perish in some of the shots that I take, but if they have convinced themselves that they are here to do big things, देन वो बड़े आदमी बन ही जाएंगे बेसिकली, राइट? तो उसकी जब बिकॉज द सेल्फ टॉक हैज हैपेंड नाउ, जब वो टफ टाइम आएंगे बेसिकली वो कॉल्स वही लेंगे जो उनके सेल्फ टॉक से अलाइन कर रही हैं. सो दैट इज एक्चुअली मैनिफेस्टेशन. इट्स अ सेल्फ टॉक दैट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, और इवन इफ दे आर देन यू डबल डाउन एंड गो हार्डर एज वेल. सो दैट्स व्हाट मेक्स अ बड़ा आदमी और मेक्स यू मैनिफेस्ट. सो या फेलियर्स पे क्या कहना चाहोगे आप?
दैट समहाउ वी हिट द लो. कभी कभार चीज़ें सब सही हो रही होती हैं बट वी हिट द लो. एंड फेलियर्स कुछ लोगों को दोबारा उठने का मौका देता है और कुछ लोग फेलियर्स के साथ ही नीचे बैठ जाते हैं. तो आप आपकी लाइफ में आपने फेलियर से क्या सीखा और आप क्या ओपिनियन देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को जो फेल्ड हैं, उनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे डू? देखिए, मैं तो बहुत फेल किया हूँ बेसिकली, राइट? एंड मैंने तो काम में ही फेल किया है, बिजनेस में मैं जैसे बता रहा था कि मैं 30 आइडिया करता हूँ, शायद 1-2 चलते हैं बेसिकली, राइट? मैं जब मैं NSIT पहुँचा तो मैं पहली बार AI ट्रेवल में इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, दूसरी बार में अच्छी आई, राइट? तो मुझे वहाँ पर ही फेलियर मिला. तो आई थिंक मुझे अपनी पर्सनली मैं ये बोलता हूँ कि I might not be the smartest person, I might not be the most educated person, but I am the most persistent person that there is in the room, basically, right? That I want to work the hardest. I will. I'm not here for a 5-10 year career. I'm here for a 40-year, 50-year career, basically, right? So, as I said, like failure, mein, it's important to like be very objective. Ki does it require you to persist or does it require you to rest? If it requires you to rest, stay put. But if you think that you still have it in you, then, and if the situation requires you to persist, then persist, basically, right? If you are able to last for long enough, right, in all likelihood, you will become successful eventually, right? So if you're able to do that, then good things or big things will eventually happen. Okay, very good, bhai. It's lovely talking to you, and we have a great conversation. At last, मैं चाहूँगा कि आप अपकमिंग फाउंडर्स के लिए या उन फाउंडर्स के लिए कुछ बोलो, दैट व्हाट शुड दे कीप रिमाइंड कि दैट जब वो कुछ कर रहे हैं तो उनको किन बातों का अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए व्हेन दे आर Right. बिल्डिंग स्टार्टअप और दे आर बिल्डिंग एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप क्या एडवाइस दोगे उनको? देखिए, पहली एडवाइस तो मैं लोगों को दूंगा कि बिल्ड अ बिजनेस वेयर of meaning, of passion, where you genuinely enjoy the problem, basically, right? That's one. Second, I would say is that don't build a company because you want to get into Shark Tank India, right? Because I think the wrong trigger that people have started, ग्लैमरस yeah, वर्ल्ड को देख के it नहीं. looks very glamorous, but it's such a difficult, painful journey that you are probably better off in your job than starting a company. Do it because you generally think there is a meaningful void that your skills or combination of skills can help serve. And third is that just have a lot of fun, right? Like आपका अच्छा टाइम आ रहा है, बुरा टाइम आ रहा है, बेसिकली बस ये सोचो कि यार ये जो फेज़ है बेसिकली इसको मैं थरोली इन्जॉय करूँगा, बेसिकली मतलब चाहे लाइक मज़े, लाइक अगर कंपनी बहुत ग्रो कर रही है तो उस फेज़ को भी इन्जॉय कीजिए. सैडली दैट्स नॉट ऑल्सो गोइंग टू लास्ट, एंड अगर बुरा फेज़ भी है तो भी बहुत वो लास्ट नहीं करेगा, बट वो एक्चुअली सीखिए. आई थिंक व्हाट लाइफ इज अपोजिट थिंग अट्रैक्ट्स. अगर रात है तो सिंपली दिन भी आने वाला है, करेक्ट, एंड दिन है तो ऑफ कोर्स रात रात आने भी वाली आएगी, है. करेक्ट करेक्ट. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर फीलिंग फेलियर तो कहीं ना कहीं सफलता आपके पीछे पीछे आती आती होगी. होगी, बस आई थिंक यू हैव टू जस्ट स्टे एट Wait. इट, बेसिकली. सो जस्ट Sometime वेट. you have to wait, sometime you have to work, right? Yeah, so all that matters. So these are small things that I would tell future entrepreneurs. And fourth, I would say there is no replacement to hard work very hard, right? Like I think आप कितने भी smart हैं, basically you have to put in the hours, you have to work very hard, because somebody has maybe raised billions of dollars while you are just starting your company. तो आपका starting point already पीछे है, तो till the time you don't put in the hours, it will not reflect in the work that you're doing. So work very hard and build great stuff. So yeah. एक क्वेश्चन रह गया आपसे पूछने के लिए. वो क्वेश्चन ये है दैट यू आर 32 Yeah. एंड स्टिल यू आर नॉट मैरिड, राइट? So what are your views on relationship and what are your views on married life? अभी तक आपने मैरिज नहीं करी एंड मुझे लगता है आपके बहुत सारे दोस्तों की हो गई होगी. दे आर हैविंग किड्स Right, एंड दे हैव अ फैमिली अराउंड देम. Yeah. तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? नहीं, आई थिंक प्रतीक, मुझे ये लगता है कि अगेन मैरिज और स्टार्टअप्स पे ना मुझे बहुत अलग अलग ओपिनियंस मिले हैं फ्रॉम पीपल इन जनरल, राइट? तो कई लोग बोलेंगे कि यू शुड मैरी बिफोर से 27-28, बिकॉज या 25 से पहले बोलते हैं, बिकॉज योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट डेवलप्ड, ब्रेन की पोर्शन, and which becomes too rigid after a point, and when that happens it's very hard to have a partner with you, and उनके जो difference opinion है आप adjust नहीं कर पाएंगे, right? So if you marry young, then you can grow with your partner and eventually have a more meaningful relationship. That's one way. Second, sometimes people say that you should marry late or maybe in your 30s because आप खुद बन चुके हो, तो now you can contribute better to the relationship, ठीक right? है.
some people say that you should not marry at all, right? Some, there are very different opinions, right? And same चीज startups के साथ भी है, right? Some people tell you कि आप startup early करो because आपको पता ही नहीं कितना difficult होगा, तो immaturity में आपका बन जाएगा basically, right? कई लोग कहते हैं आप 30s में करोगे तो आप mature हो चुके हो, और मेच्योर हो चुके तो शायद अच्छा मेच्योर स्टार्टअप बनेगा, स्लाइटली मेच्योर बनेगा, राइट? बट कॉन्ट्रेक्टरी ओपिनियन कहता है कि 30s में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाएंगी तो आपको वो बहुत ही कंफर्टेबल कुशी जॉब छोड़ने में ही आपकी फटी रहेगी बेसिकली, राइट? So what you have chosen राइट एंड till now? एंड आई टेल यू दैट अगेन स्टार्टअप्स में कई लोग बोलते हैं 45 पे करो बिकॉज एवरेज एज ऑफ अ सक्सेसफुल फाउंडर इज 45, राइट? नाउ इफ यू लुक एट बोथ मैरिज एंड स्टार्टअप्स, everybody has very different opinions and there is no opinion that is right or wrong. सब opinions बिल्कुल सही है, right? किसी के लिए कुछ ठीक रही है, किसी के लिए तो कुछ। उसका एक्चुअली मुझे आंसर ये समझ आया है कि इट इज चाहे मैरिज है चाहे स्टार्टअप है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दैट यू लिव इन, राइट? इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ की जर्नी में कब आपको लगता है कि यू हैव बिकम good enough a person that you need companionship that can help you grow further basically, right? Till the time that has not happened, don't do it because you want to upload an Instagram story, don't do it because you want to tell in a social gathering that I'm now married, don't do it because you're just physically attracted to a person. Do it when you feel that when you are at a point where you feel that a companion will grow with you, that you are able to add to them and they are able to add to you, and you are at least a comfortable person by yourself basically. So I think if anybody wants to get married, do it when you feel the time is right, not on the timeline which somebody else has set or decided for you, right? It can be very early, it can be very late, sometimes it can be never also, right? So there is no right or wrong with regards to marriage or relationships in general, I would say. थैंक यू सो मच। सो आपने आज सुना साहिल भाई को, एंड बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी, बहुत सारी लर्निंग्स आप इस पॉडकास्ट से लेके जा रहे हो। और अगर आपने ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखा है तो आई मस्ट से आप उनमें से नहीं हो जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए पॉडकास्ट देख रहे थे। आप नॉलेज के लिए आए थे, आप कुछ सीखने के लिए आए थे, एंड आई होप आपको इस पॉडकास्ट से वो चीज़ डिलीवर हुई है और आप वो सब चीज़ों को आप लिख भी सकते हो। मैं अगर बोलूँगा, अगर आपने पॉडकास्ट एंड तक देखा है तो आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। आप इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड चीज़ों को लिख सकते हो, एडवाइजेस को नोट डाउन कर सकते हो, विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। एंड अगर आपने पॉडकास्ट लास्ट तक देखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस, हमारी कॉन्वर्सेशन पर विश्वास करने के लिए। एंड अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट लाता रहूँगा, अमेजिंग फाउंडर्स को बुलाता रहूँगा आपके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड कुछ बिल्ड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।